ये सेशन भाई आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने रेजिस्टेंस के टॉपिक को स्टार्ट किया था और आज के सेशन में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टर्म को समझेंगे भाई। ये है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अभी आपका रेजिस्टेंस वाला ही टॉपिक चल रहा है। ये रेजिस्टेंस के अंदर ही हम लोग को पढ़ना है भाई। ओके, और चैप्टर नंबर वन में भाई जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स में से ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, तो एक बार आपने समझ लिया तो भाई उन न्यूमेरिकल से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो आज के सेशन में पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, और हम लोग थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स में भी आएंगे भाई। ओके, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे नीड है उन इंफॉर्मेशन का भाई। थोड़ा सा भाई लास्ट वाले सेशन की बात करते हैं। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया। तो भाई अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है भाई रेजिस्टेंस जो है ये भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे, यानी लेंथ पे डिपेंड करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, यानी एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है भाई। और प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के ऊपर, यानी रो पे भी डिपेंड कर रहा है। रो खुद क्या है, ये प्रॉपर्टी है मटेरियल का भाई, यानी अलग अलग मटेरियल का रो का मान अलग अलग होता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से आपको तीन चीज समझ में आ रहा है भाई कि रेजिस्टेंस जो है तीन पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करता है और रेजिस्टिविटी पे करता है भाई। लेकिन आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए थोड़ा सा मैं एडवांस समझा दे रहा हूँ। अल्फा का मतलब होता है, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है भाई, जैसे अगर इसका यूनिट निकालिएगा ना तो यूनिट आता है पर डिग्री। अभी ये सारा का सारा प्रूफ करवाया जाएगा भाई, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं भाई, पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप एक डिग्री, ध्यान समझिए, एक डिग्री अगर आप टेम्परेचर राइज करते हैं या फिर भाई डिक्रीज करते हैं, मतलब भाई चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे अगर 1 डिग्री का हो रहा है, 1 डिग्री बढ़ रहा है फिर भाई 1 डिग्री घट रहा है, तो भाई आपके रेजिस्टेंस में कितना एक तरीके से इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। जैसे मान लेते हैं 1 डिग्री आपने टेम्परेचर बढ़ाया भाई, तो सीधी सी बात है आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा भाई। अब कितना इंक्रीज होगा यही चीज बताता है आपका अल्फा। अब क्योंकि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ये तीन तरीके का होता है भाई। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक होता है भाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और एक होता है आपका जीरो। ठीक है भाई, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो भाई पॉजिटिव की अगर बात करें तो भाई ये मेटल के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी मेटल के केस में अगर भाई टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो भाई रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ते चला जाएगा। ये सब पता है भाई आपको। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें या फिर भाई नॉन मेटल्स की बात करें, तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो भाई रेजिस्टेंस जो है आपका घटता है। ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया भाई। और वही अगर हम लोग जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो भाई एलॉयज के लिए होते हैं, स्पेशल एलॉय के लिए होते हैं भाई। एलॉय का मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक से अधिक एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर, मतलब भाई ये तो मिक्सचर है ना, तो यहाँ पे कोई रेशियो वैसा फिक्स होता नहीं है, तो अपने हिसाब से भाई 40 जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ब्रास की बात करें भाई, तो ब्रास क्या है आपका, कॉपर प्लस जिंक भाई। तो हो सकता है कॉपर 60% आपने यूज़ किया हो, जिंक जो है 40% यूज़ किया हो भाई। या फिर अगले केस भाई मान लेते आपने कॉपर को 50% कर दिया, जिंक को भाई आपने 50% कर दिया, है ना। तो यहाँ पे रेशियो कोई फिक्स होता नहीं भाई। तो एलॉय का मतलब क्या है, जब दो यानी एक से अधिक एलिमेंट्स को आपस में मिला करके हम लोग जब बनाते हैं उसको एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय की बात करें तो एलॉय का मतलब कुछ एलॉय भाई, सारे एलॉय नहीं, कुछ एलॉयज होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के एलॉय होते हैं जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जीरो होता है, यानी टेम्परेचर को आप बढ़ाइए या फिर घटाइए, आपका रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई। ओके, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट तीन तरीके के होते हैं भाई, याद रखना है। यही चीज आपका यहां पे लिखा हुआ है, देखिए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझिए भाई। यहां पे एक सवाल आता है कि भाई ये जो ग्राफ यहां पे दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे भाई हम लोगों ने रेजिस्टेंस को दिखा रखा है ओम में। तो भाई ये जो ग्राफ है इस तरीके से, ये भाई ऑरिजिन से क्यों नहीं पास हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं पास हुआ,
सोचने वाली बात है ना, ऑरिजिन से ऐसे क्यों नहीं पास हो रहा है, ये जीरो मतलब टेम्परेचर जब 0 डिग्री है फिर भी भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान कुछ ना कुछ है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो इसके पीछे का रीजन है, समझिए कि भाई मान लेते हैं एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं भाई कि ये प्लास्टिक का पेन है ना, तो आप सोचिए कि भाई अगर मैं इस तरीके का ग्राफ दिखाऊं यहाँ पे कि भाई मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, यानी 0 डिग्री पे जब टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है भाई तो रेजिस्टेंस मेरा 0 है। तो आप सोचिए ना भाई कि अभी ये पेन है तो भाई मान लेते अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भाई 12 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो अभी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा भाई। अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूं, यानी जो फ्रीजर है भाई जिसमें हम लोग बर्फ जमाते हैं, तो भाई उसमें अगर रख दूंगा तो मान लेते भाई फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जो पेन है भाई जो प्लास्टिक है इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा? नहीं होगा भाई। अगर 0 हो जाता है, इमेजिन ये 0 हो गया, इसका मतलब क्या भाई, ये तो भाई कंडक्टर बन जाएगा, अच्छा कंडक्टर, और अच्छा क्या ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा भाई, तो भाई रेजिस्टेंस ही 0 हो गया ना, तो भाई ये तो सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा। तो भाई मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किट है और मान लेते हैं भाई मेरे पास ये तार छोटा पड़ गया, यहाँ पे तार छोटा पड़ गया, तो भाई इसको अगर मैं ऐसे चिपका दूंगा यहाँ से ऐसे, तो भाई करंट पास होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी कुछ ना कुछ आपका रेजिस्टेंस रहता है, फिर चाहे भाई नॉन मेटल की बात कर ले फिर मेटल, जैसे मेटल की बात कर ले तो भाई मान लेते कॉपर की बात करते हैं, तो कॉपर भाई मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते 1 मीटर का कॉपर है और 1 mm स्क्वायर का भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं, रेजिस्टेंस जो आ रहा है 1 ओम है भाई। तो जब मैं टेम्परेचर मतलब 27 से जब मैं 0 डिग्री पे आ जाऊंगा तो क्या इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा? अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा भाई तो भाई तो सुपर कंडक्टर बन गया ना भाई, समझ में आया। और सुपर कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस 0 भाई, और रेजिस्टेंस 0 इसका मतलब क्या कोई लॉस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता ना भाई, समझ गए। तो ओवरऑल आपको समझना है कि भाई टेम्परेचर 0 डिग्री है फिर भी आपके यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा भाई, क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस 0 कहाँ पे होगा? बहुत नीचे जाकर के भाई, मतलब बहुत ही लोवेस्ट टेम्परेचर पे होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया ना -234.5 डिग्री सेल्सियस, क्लियर हो रहा है। और जरूरी नहीं भाई कि हर एक मटेरियल का आपका -234.5 डिग्री पे जाके भाई टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस 0 हो जाए, ऐसा नहीं, अलग अलग मटेरियल अलग अलग होता है भाई। वो सुपर कंडक्टर जब आप पढ़ेंगे वहां पे आपको समझाया जाएगा। यानी हम लोग को इधर नहीं आना है अभी, नेगेटिव रीजन में नहीं आना है भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं और हम लोग का भाई जो टेम्परेचर हमेशा क्या होगा, इस साइड का होगा। तो हम लोग हमेशा ग्राफ को क्या करेंगे, 0 से पढ़ेंगे भाई, मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, यानी इधर वाला हिस्सा हम लोग को नहीं पढ़ना। जब भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो भाई ऑरिजिन से लेकर के आगे तक का पढ़ेंगे, और ऑरिजिन मतलब क्या, टेम्परेचर यहाँ पे 0 डिग्री है तो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा भाई। और 0 डिग्री यानी टेम्परेचर जब 0 डिग्री है भाई तो इस 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो भी रेजिस्टेंस मिलता है उसको इसने बोल दिया ये R0 है, क्लियर हुआ। बोलिए, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए ना भाई, अब जो ग्राफ बनाया गया है क्या इसको फर्दर एक्सटेंड किया ऐसे कि भाई इधर कहीं जाकर के 0 हो रहा होगा? नहीं भाई, क्योंकि हम लोग को हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ को ही समझना भाई, हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस के राइट साइड में ही रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा कि भाई टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा, और ये क्योंकि भाई मेटल के लिए दिखाया गया है तो टेम्परेचर जैसे से बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा भाई, क्योंकि स्लोप है ना, समझ में आया। स्लोप क्या होता है इस पर बात करेंगे भाई, भी आते हैं पहले, अभी जिस पे हम लोग को काम करना उस पर आते हैं, 1 मिनट रुके। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे भाई कि टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके लिए होता है, मेटल का एग्जाम्पल दिया ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया भाई, ओके, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेकंड वाला देखिए आपका इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इंसुलेटर हो गया, जैसे ग्लास, माइका, रबर हो गया, फिर सेमीकंडक्टर हो गया भाई, फिर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, तो भाई इनका जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है भाई। और कुछ स्पेशल एलॉय होते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे 1 मिनट भाई रुक जाइए, इस पेज को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है भाई, इसमें देखिए कुछ स्पेशल एलॉय है, जैसे यूरेका हो गया, मैग्नीन हो गया भाई, कॉन्स्टेंटन हो गया। तो इनका क्या है कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर भी इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा भाई, तो इसको बोलते हैं 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट भाई, ठीक है ना, ये 0 टेम्परेचर कोफिशिएंट का है एक तरीके से।
अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो अभी तक हम लोग को समझ में आ रहा है भाई कि जो रेजिस्टेंस है भाई, इस पर्टिकुलर फार्मूले से 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, रो पे, एल पे, एरिया पे भाई। लेकिन आज के सेशन में आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई रेजिस्टेंस जो है एक और पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ये है आपका टेम्परेचर भाई। कि भाई टेम्परेचर में चेंजिंग होगा तो भाई रेजिस्टेंस में भी एक तरीके से चेंज देखने को मिलेगा हम लोग को। क्लियर हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडवांस समझा दे रहा हूँ भाई कि ये जो रो है ना, जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं भाई, ये खुद एक तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ। यानी जो रेजिस्टिविटी है भाई किसी भी मटेरियल का, इसका वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो भाई सीधी सी बात है रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है भाई, और वही अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो भाई रेजिस्टिविटी घट जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता होगा भाई, अभी तक उनको लगता होगा कि सिर्फ रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नहीं भाई, आपका रेजिस्टिविटी भी एक तरीके से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए आपके बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अभी तो बस बैकग्राउंड फ्रेम बना रहे हैं भाई, अभी स्टार्ट करेंगे। पहले आप समझिए तो सही कि भाई अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस सेशन में। लिखा ना, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। भाई रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, और रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, रो की बात हो रही है यहाँ पे। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा ना, नॉट ओनली रेजिस्टेंस, यानी आपका जो रेजिस्टेंस है भाई सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आपका रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का, वो भी एक तरीके से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पढ़िए इसको, नॉट ओनली रेजिस्टेंस बट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल आल्सो चेंजेस विद टेम्परेचर भाई। तो यहाँ से भाई ध्यान रखना है कि भाई रो जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है भाई, वो बात की बात है, लेकिन आप समझिए भाई टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, द चेंज इन रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे बस भाई पॉज हो जाएगी, क्योंकि आगे है ना, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे। पहले हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना भाई, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ये अलग टॉपिक है, यानी अलग कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे जो हेडिंग लिखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये अलग चीज है भाई, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओवरलैप नहीं करना भाई हर एक चीज को। तो यहां से भाई हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से भाई ये लिख लीजिएगा नोट में, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और खुद ये जो रेजिस्टिविटी है भाई ये खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई। ये बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाता है सो। अब यहां से भाई हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। लास्ट वाले सेशन में समझाया था मैंने आपको कि भाई, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है भाई कि जो आप रेजिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस आप डिफाइन कर रहे हैं भाई, ये क्या सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए डिफाइन है। जैसे मान लो एक कंडक्टर है भाई, इसको मैंने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, प्लस माइनस V वोल्ट, तो भाई इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जिगजैग मोशन में, टकराते टकराते आगे बढ़ेंगे भाई, समझा रखा था मैंने आपको। और टकराने के कारण क्या होता है, यहाँ पे हीट पैदा होता है, और वही हीट को तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं भाई। समझ में आया बात को। तो मेरा सवाल है कि भाई जैसे यहाँ पे बैटरी लगा दिया मैंने, सही बात है, तो भाई इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, नहीं इस डायरेक्शन में खींच रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में चल रहे हैं भाई, और यहाँ पे चलने के कारण कॉलिजन हो रहा है, इसके चलते भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है भाई। लेकिन अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं तब यहाँ पे रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मतलब कहना मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब एक नेकेड बॉडी, मतलब भाई जैसे मान लेते एक कंडक्टर कहीं पे भी रखा हो भाई, है ना, तो इसके लिए रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या फिर जब भी रेजिस्टेंस डिफाइन करना हो तो भाई वहां पे हम लोग को यहाँ पे हमेशा बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे रिजल्ट निकलता है, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर है भाई कि रेजिस्टेंस जो है हमेशा इस बॉडी के लिए डिफाइन है भाई। यानी आप इसको बैटरी से कनेक्ट कीजिए या फिर नहीं कीजिए, हमेशा इसमें रेजिस्टेंस अवेलेबल होगा भाई, क्योंकि आपको पता है कि भाई एट रूम टेम्परेचर इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल है भाई, ठीक है ना, क्योंकि भाई देखिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना फ्रेशर होते हैं भाई, हम लोग को नहीं पता होता है भाई कि स्टूडेंट का जो है बैकग्राउंड कैसा है, मतलब भाई उनका बैकग्राउंड कहना मतलब नॉलेज को लेकर के भाई, कि उन्होंने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, फिर भाई सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास कर लिया उन्होंने, मैट्रिक पास करके उन्होंने पॉलिटेक्निक कर लिया, फिर भाई उन्होंने लेटरल इंटर से बीटेक कर लिया, फिर आगे चलते चले गए, तो उनका 11th-12th मिस हुआ था भाई। और अगर आप 10th करके
10th करके भाई डायरेक्ट अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो भाई आपका बहुत कुछ छूट जाता है भाई, क्योंकि 12th जो है ना 11th 12th ये बहुत बड़ा सिलेबस है भाई। ओके, और इंजीनियरिंग को समझने के लिए 11th 12th में जो समझाया जाता है, फिर जो पढ़ना होता है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, आपका पूरा साइंस हो गया भाई। ओके, 11th 12th का उसमें हम लोग को पढ़ना होता है क्वांटम फिजिक्स। तो भाई 10th के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक में आ गए, और पॉलिटेक्निक में भाई सिलेबस जाता है 12th का ही होता है, लेकिन भाई आपको सही से पढ़ाया नहीं जाता ना, तो बहुत कुछ जो है आपका बाईपास हो जाता है भाई, यानी बहुत कुछ आप मिस कर जाते हैं। यही कारण है कि भाई बेसिक चीज में आप फिर लैग करने लगते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आप समझिए भाई, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई रूम टेम्परेचर पे, जैसे मैंने आपको इस तरीके से समझाया ना भाई, कि ये मान लेते हैं एटम है, और उसको जब रूम टेम्परेचर पे, यानी अभी हम लोग का रेफरेंस, यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना भाई 0 केल्विन या FAC को बोलते हैं हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस, सही बात है। तो भाई मैंने क्या बोला कि भाई ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, और लोवेस्ट टेम्परेचर पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि भाई तो ओवरऑल समझिए ना, उतना बेसिक तरीके से नहीं जाएंगे आप, समझिए सीधे भाई कि हम लोग अभी इस टेम्परेचर को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, और अभी हम लोग कहाँ पे हैं, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हैं भाई। तो भाई ये ज़्यादा हीटेड है ना, मतलब नेचर ने ऑलरेडी क्या कर रखा है, हीट कर रखा भाई, इस टेम्परेचर के मुकाबले काफ़ी हॉट है। तो सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, ये इस हीट एनर्जी को गेन करके क्या हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, बाहर निकल जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा, और इसी को मैंने बोला था भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, सही बात है। लेकिन भाई जब आप क्वांटम फिजिक्स में आइएगा ना, तो स्टेटमेंट फेल हो जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। अब ऐसा क्यों नहीं होता, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं भाई इस चीज़ को। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, हम लोग आ रहे हैं भाई क्वांटम फिजिक्स के अंदर। उसका स्पेलिंग देख लीजिए भाई, QUA, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, TUM है भाई ये। तो क्वांटम फिजिक्स और एक होता है क्लासिकल फिजिक्स भाई। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं वो सारा का सारा, मतलब ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है फेल हो जाता है जब आप क्वांटम फिजिक्स में आते हैं भाई। क्वांटम फिजिक्स किसके लिए डिफाइन होता है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है भाई। और क्लासिकल फिजिक्स क्या है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए भाई, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कार चल रहा है भाई, मंकी जंप कर रहा है, बॉल गिर रहा है, या फिर भाई आपने बॉल थ्रो किया, ये सब हम लोग को पढ़ना होता है क्लासिकल फिजिक्स में। तो क्लासिकल फिजिक्स में जो भी आप पढ़ रहे हैं, यानी जो भी आपने कॉन्सेप्ट गेन किया भाई, उसको अगर आप क्वांटम फिजिक्स में यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स पे आप अप्लाई कीजिएगा, तो भाई वहाँ पे वो फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता, अलग तरीके से वो बिहेव करने लगता है। ओके, इसलिए भाई ये एक अलग दुनिया है। तो क्वांटम फिजिक्स में भाई आपके एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है हाइजेनबर्ग। तो हाइजेनबर्ग ने भाई एक नियम दिया था, मतलब इनका एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं, मतलब इसका मतलब है भाई कि हम लोग को पता है भाई, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर ही है, समझ ना बात को, इलेक्ट्रॉन जो है आपके एटम के अंदर ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आप एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी पता नहीं कर सकते हैं भाई। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि भाई ये आपका अर्थ है, तो भाई अर्थ तो बहुत बड़ा है ना भाई, एज कंपेयर टू एक इंसान। भाई अर्थ का साइज एक इंसान से कंपेयर कीजिए ना, मान लेते भाई कोई एक इंसान है भाई जो गुम हो चुका है, तो आप सोचिए भाई कि आपको अपने शहर में ही उस इंसान को ढूंढना भाई कितना बड़ा चैलेंजिंग लगेगा। तो भाई पूरे अर्थ की अगर बात करें तो भाई सोचिए अर्थ जो है कितना बड़ा साइज का है एज कंपेयर टू एक सिंगल इंसान से, है ना। तो एटम को आप यहां पे कंपेयर कीजिए भाई कि जो एटम है, ये जो एटम है भाई, ये एक तरीके से अर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इंसान है भाई, समझ में आया। तो एटम का साइज बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के साइज से भाई। तो अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन देखना चाहते हैं भाई कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन भाई एग्जैक्ट वो है कहां पे, तो अगर ये पता करना चाहते हैं तो भाई आप कभी भी पता नहीं कर सकते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं बता सकते हैं, बस एक अनुमान लगाया जाता है, एक दायरा दिया जाता है भाई कि इतने दायरे के अंदर ये हो सकता है। हो सकता है का मतलब क्या भाई, हम लोग कंफर्म नहीं है कि भाई, जैसे आप गूगल मैप खोलिए भाई, अपने मोबाइल का आप गूगल मैप खोलेंगे तो भाई आपका जो लोकेशन है ना, एक मिनट रुकिए मैं दिखाता हूं। देखिए भाई यहाँ पे हम लोग क्वांटम फिजिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे
जो अभी तक कॉन्सेप्ट गेन किया है ना वो फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगा भाई। देखिए जैसे यहाँ पे भाई दिखा रहा है ना, ब्लू डॉट दिखा रहा है ना भाई, अगर मैं इसको जूम करूँगा, इसको अगर मैं जूम करूँगा भाई, इससे ज़्यादा अब जूम नहीं हो सकता, ठीक है भाई। तो ओवरऑल जो है ना ये देखिए ये हिलते रहेगा भाई, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएगा, देखिए हिलते रह रहा है ये हिलते रहेगा, ये एक जगह नहीं रुकेगा कभी भी। मतलब इस पर्टिकुलर मैप से आप भाई किसी का भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। यहां से सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा भाई कि इतने दायरे में है ये। मतलब ऊपर से देखने में क्या दिख रहा है कि भाई एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के भाई कभी इधर दिखा रहा है ब्लू डॉट, कभी इधर दिखा रहा है, कभी इधर दिखा रहा है, कभी इधर दिखा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है ना भाई। तो ये दायरा दे दिया ना भाई कि इतने दायरे में ये इंसान है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोकेट करना चाहते हैं भाई एटम के अंदर, तो कभी भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं पता कर सकते हैं। तो आप सोचिए भाई कि अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है भाई वो हमेशा क्या है, मोशन में होगा। मतलब हमेशा ये चल रहा है भाई, एक जगह नहीं रुका हुआ है। क्लियर हुआ भाई। अब सोचिए ना अगर ये रेस्ट में होता, कहीं पे रुका हुआ रहता भाई, और ये रुका हुआ क्यों नहीं भाई, क्योंकि एटम का जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, जैसे रदरफोर्ड ने भाई न्यूक्लियस का खोज कर दिया था गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट के थ्रू अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग करके, लेकिन भाई उन्होंने ये नहीं बताया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में गोल गोल क्यों घूम रहे हैं, ये न्यूक्लियस जाके क्यों नहीं टकरा जा रहा है। समझ में बात को। जैसे यहाँ पे अराइज होता है ना क्वेश्चन कि भाई न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस मेरा पॉजिटिव चार्ज है कि इसमें प्रोटॉन भरा हुआ भाई, तो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो भाई इसमें जाके चिपक क्यों नहीं जाता है, ये गोल गोल क्यों घूम रहा है। तो भाई इसके स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए थे भाई ऐसा कैसे होता है। रदरफोर्ड फेल हो गए थे, फिर नील बोर आया भाई, तो उन्होंने एक तरीके से बताया भाई ये कैसे एक तरीके गोल गोल घूमते रहता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं पता कर सकते हैं, सिर्फ एक अनुमान लगाया सकता है भाई कि इतने दायरे में हो सकता है। और अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में है। भाई आप मोशन में है तभी तो भाई आपका गूगल मैप एक तरीके से एक जगह डॉट नहीं बता पा रहा है ना। क्लियर हुआ। तो अब समझिए कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा मोशन में होता है भाई, और यानी हमेशा ही चलते रहता है, इसलिए हम लोग बस एक आइडिया लगता है भाई इतने दायरे में हो सकता है ये। तो भाई ये चलते रह रहा ना, ध्यान समझिए, मोशन में है। तो भाई अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई अभी हम लोग बात कर रहे हैं एट टेम्परेचर यानी T इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस। तो भाई -273 डिग्री सेल्सियस पे एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। देखिए थोड़ा सा एनालॉगस देके समझाता हूँ कि भाई -273 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर भाई मैंने गैस भरा हो, मान लेते हैं LPG गैस भरा हो। भाई LPG क्या होता है, ब्यूटेन होता है ना भाई, ब्यूटेन प्रोपेन होता है, या फिर मान लेते ऑक्सीजन भर दिया भाई हम लोगों ने, O2 गैस भर दिया। तो इस कंटेनर को अगर आप -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाइएगा ना, तो भाई ये जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं O2 ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनका जो काइनेटिक एनर्जी है भाई, जैसे रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है, तो यहाँ पे भाई जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे आपस में टकरा रहे होंगे ना, इधर उधर भाग रहे होंगे भाई, क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होता ना, मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड नहीं होते भाई, फ्री होते हैं वो। लेकिन अगर इस टंकी को आप भाई -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके चले गए, तो भाई ये सारे के सारे जो O2 हैं, ये जो भाई रूम टेम्परेचर पे इधर उधर भाग रहे थे भाई, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स का मतलब क्या, चक्कर खा के गिर जाना भाई, मतलब बेहोश हो जाएंगे। यानी इनका जो मोशन था भाई, जो मूवमेंट था, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इनका खत्म हो जाएगा भाई, सारे सारे O2 जो है नीचे आके बैठ जाएंगे। समझ में आया, यानी पूरा पूरा लिक्विड बन जाएगा भाई। ये क्लियर हो रहा है। तो भाई ये तो हम लोगों ने बात की भाई, ये गैस से भरा हुआ टंकी है जिसको हम लोगों ने इतने मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ले जाके रख दिया भाई, तो ये देखने को मिल रहा है भाई सारे सारे बैठ गए इनमें कोई भी एक तरीके से, क्योंकि भाई यहाँ पे भाई मतलब समझे ना, आते हैं अब हम लोग, ठीक है, समझ में आ रहा हो मैं क्या एनालॉगस देना चाहता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पे तो देख लिया भाई कि सारे सारे जो एटम थे वो नीचे आगे बैठ जा रहे हैं। अब मेरा यहाँ पे ये सवाल है भाई कि मान लेते हैं कि भाई एक एटम को मैं -273 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहा हूँ, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गोल गोल घूमना बंद कर देगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है रेस्ट में चला जाएगा, या फिर भाई घूमते ही रहेगा अपने ऑर्बिट में, ये सवाल है भाई, सोचिए आप। तो भाई इसके पीछे का रीजन है कि भाई ये हमेशा घूमते ही रहेगा, टेम्परेचर आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो या फिर भाई आपका रूम टेम्परेचर हो 27 डिग्री, इलेक्ट्रॉन कभी भी रुकते नहीं भाई, कभी भी रेस्ट में नहीं आएंगे, ये हमेशा अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे भाई।
क्योंकि आप सोचिए ना कि भाई अगर ये रुक जाता -273 डिग्री सेल्सियस पे भाई इलेक्ट्रॉन रुक जाता, तो भाई इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता कर लेते ना कि भाई एग्जैक्ट लोकेशन यानी एटम के अंदर एग्जैक्ट है कहां पे ये। लेकिन हाइजेनबर्ग ने क्या बोला भाई कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का कभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि भाई इसके ये हमेशा मोशन में है, इक्वेशन से समझना पड़ेगा आपको। मैं भी आपको रफली समझा रहा हूं भाई, क्लियर हो रहा है? कुछ इस तरीके होता है भाई, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू h/2π, ये मोमेंटम है, ये आपका एक्स एक्सिस पे इसका पोजीशन बताता है भाई। ओके, तो इतना डेप्थ में नहीं, वही चीज बोल रहा है भाई कि क्वांटम फिजिक्स जो है अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। तो ओवरऑल आप समझिए कि भाई आप रूम टेम्परेचर पे भी मतलब सॉरी -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो कभी वो रुकेगा नहीं भाई, वो चलते ही रहता है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक हाइजेनबर्ग ने स्टेटमेंट दे दिया भाई इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन आप नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि भाई रुक ही नहीं रहा ना, हमेशा चलते रहता है, ये हमेशा घूमते रहता है इधर उधर। अगर ये रुक जाता भाई तो सीधी सी बात है लोकेशन हम लोग पता कर लेते भाई कि एग्जैक्ट कहाँ पे है ये। तो अब हम लोग आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भाई। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि भाई आप इतने लोएस्ट मतलब इतने लो टेम्परेचर पे भी आ गए भाई, फिर भी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहे हैं भाई। सही बात है। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया था? क्लासिकल फिजिक्स के थ्रू जो हम लोगों ने समझा था भाई कि कोई भी एटम अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे, तो बोला भाई कि नेचर ने इसको हीट कर रखा है, तो भाई वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये बाहर से एनर्जी गेन करके ओवर एक्साइटेड होकर के बाहर निकल जाएंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं भाई, ये आपको -273 डिग्री सेल्सियस पे भी मिलेगा। यानी अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने भाई -273 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, तो भाई इसके अंदर अभी भी एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड से बाहर निकल चुके हैं भाई। लेकिन यहाँ पे कोई हीट नहीं है ना, यहाँ पे नेचर ने बाहर से इसको हीट नहीं किया भाई, तो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ से निकले? अभी तक भाई जो नॉलेज था वो ये था कि भाई बाहर से इसको हीट दिया गया है, तो भाई एनर्जी को गेन करके ओवर एक्साइटेड हो बाहर निकल गए भाई। लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस पे भाई जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है, तो भाई यहाँ पे कोई हीट नहीं दिया गया ना, बाहर से कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं डाला गया है, तब भी भाई इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये फंडामेंटल चीजें हैं भाई। फंडामेंटल कहना मतलब क्या कि भाई सूरज जो है हमेशा ईस्ट से ही क्यों निकलता है? सीधी बात है भाई, इसका कोई लॉजिक नहीं है ना। लॉजिक लगाना भाई आप देखना पड़े भाई, अर्थ जो है आपका हमेशा वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रहा है, इसलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में आपको भाई सूर्य बाहर निकलता है या फिर दिखाई देता है भाई। ठीक है, तो समझिए कि भाई आप लोएस्ट टेम्परेचर पे भी रहिएगा तभी आपके कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है भाई, जिसको हम लोग चार्ज कैरियर बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर हुआ? जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका -273 डिग्री सेल्सियस पे इस कॉपर के कंडक्टर के अंदर है, उतना ही भाई इसको जब आप रूम टेम्परेचर पर रखिएगा उस समय भी होगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस पे भी होगा भाई। अब बोलिए ऐसा क्यों होता है? तो भाई इसके लिए क्वांटम फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, उतना डीपली हम लोग को यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है भाई, अब आते हैं अपने कि भाई ठीक है, इस टेम्परेचर पे भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, इस टेम्परेचर पे भाई सेम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और ये भी ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई मान लेते हैं इसके अंदर 10 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई रूम टेम्परेचर पे भी आपको 10 मिलियन ही मिलेगा टेम्परेचर का फ्री इलेक्ट्रॉन से, जिसको हम लोग चार्ज कैरियर बोलते हैं भाई। कोई लेना देना नहीं होता है भाई। तो भाई टेम्परेचर का फिर लेना देना किससे है? तो यहाँ पे भाई लेना देना रेजिस्टेंस का, क्योंकि अभी जस्ट बात किया ना, रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। समझ में आया? तो अब समझिए, मान लेते हैं भाई कि आप अभी -273 डिग्री सेल्सियस पे हैं, यानी बिल्कुल लोवेस्ट टेम्परेचर पे है भाई। तो क्योंकि बाहर से कोई भी इसमें थर्मल एनर्जी नहीं डाला गया ना, कोई भी थर्मल एनर्जी नहीं है भाई इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो सबसे पहले रेजिस्टेंस कैसे आता है इसको समझिए। आप बात करते हैं, अब हम लोग टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं भाई। ये टेम्परेचर पे क्या क्या डिपेंड करता है कि भाई अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है, इसको भाई पहला मैंने -273 डिग्री पे रखा, तो भाई इस केस में इसका रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा? और वही अगर इस कंडक्टर को भाई मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे रख दूं, यानी रूम टेम्परेचर पे, तो उस केस में भाई इसका रेजिस्टेंस पे क्या असर होगा, या फिर भाई इसके अंदर एक्चुअली में हो क्या रहा है, इस पे बात करते हैं। तो भाई मान लेते हैं अभी हम लोग 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं भाई। तो भाई सीधी सी बात है, नेचर ने इसको हीट कर रखा है, यानी अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ थर्मल यानी हीट एनर्जी भाई ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है ना, क्यू के रूप में दिखाते हैं, यानी कुछ ना कुछ उसमें थर्मल एनर्जी दिया जा रहा है बाहर से।
नेचर ने इसको हीट किया हुआ है। तो भाई इसके अंदर भाई फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से है ना, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, यानी ये सारे के सारे आयन्स होंगे। वैसे एटम्स जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया भाई, क्लियर है। और क्योंकि अभी आप 27 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो भाई थर्मल एनर्जी कारण क्या होता है, ये जो एटम्स है ना भाई, जो आयन्स हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, थरथराते हैं भाई, क्योंकि भाई बाहर से टेम्परेचर देने के कारण क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, समझ में आया बात को। ये आयन्स अपने ही जगह पे इस तरीके से थरथराने लगते हैं। जैसे आप सोचिए ना कि भाई ये मेरे पास एक एटम है, बाहर से अगर इसको हीट करूं तो भाई ये इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो भाई या तो ये कंपन करना स्टार्ट कर देगा, या फिर भाई इसमें सफिशिएंट एनर्जी मिल गया तो भाई ये जंप करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, बताइए। या फिर आप सोचिए भाई इस वाले ऑर्बिट, भाई यहाँ पे हम लोगों ने इसको हीट एनर्जी दिया तो भाई क्या होगा, सफिशिएंट एनर्जी अगर मिल जाएगा भाई थरथराएगा, थरथराते थरथराते क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा भाई, अगले ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो भाई ये भाई कि हीट एनर्जी देने से क्या होता है, आपका जो आयोन्स है भाई ये सारे सारे क्या होते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वाइब्रेट का मतलब क्या, एक ही पोजीशन पे भाई ये क्या हो रहा है, इस तरीके से हिल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो भाई आप सोचिए ना, एक ही पोजीशन पे आप आगे पीछे होते रहिए, तो सीधी सी बात है भाई आप कुछ देर बाद थक जाइएगा ना, क्योंकि आपका एनर्जी खत्म हो जाए भाई कुछ देर के बाद। तो वही चीज़ है भाई, आगे पीछे हो रहा है ना, तो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में आपका एनर्जी वेस्ट होता है भाई, इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सोचिए ना कि भाई अकेला थोड़े ना है, ये जब थरथरा रहा है इस तरीके से, तो भाई इसके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह भाई आयोन्स है ना, एटम भरे हुए हैं, तो उनसे टकराएगा ये। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि भाई अब हम लोगों ने इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया ना, तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी भाई इलेक्ट्रॉन 10 ऊपर जा रहे हैं भाई, तो 10 नीचे जा रहे होंगे, 10 इधर जा रहे हैं भाई, 10 इधर जा रहे होंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो भाई ये लोग भी तो टकरा रहे हैं ना भाई, समझ में बात को। इलेक्ट्रॉन भी तो अपने आयन्स के साथ टकरा रहा है, तो इसके चलते भी हीट पैदा होता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई, समझ में बात को। तो रूम टेम्परेचर पे आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्यों भाई, क्योंकि 27 डिग्री काफ़ी ज़्यादा है, तो भाई ये ज़्यादा हीटेड है, यानी इनमें थर्मल एनर्जी ज़्यादा है भाई, तो ज़्यादा एक तरीके से वाइब्रेट करते हैं। लेकिन वही अगर आप -273 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो भाई यहाँ पे थर्मल एनर्जी जीरो है ना भाई, नेग्लिजिबल एक तरीके से, तो भाई इनमें जो वाइब्रेशन होगा बहुत कम होगा भाई, बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, यानी आयन्स कभी भी वाइब्रेट नहीं करेंगे भाई। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सोचिए ना इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे भाई, टकराएंगे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो रैंडमली इधर मूव करेंगे भाई, तो टकराने के कारण भाई हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत कम देखने को मिलेगा भाई, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे आपका ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पे मैकेनिकल मूवमेंट होता है एज कम्पेयर टू लोवेस्ट टेम्परेचर। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई कि जो रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के ऊपर, समझ में आया। टेम्परेचर के साथ आपका यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता है, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि अभी तक जो मैंने आपको समझाया था भाई कि इसको हीट देंगे भाई तो रेजिस्टेंस बाहर निकल जाता है, वो भाई क्लासिकल फिजिक्स को लेकर के समझाया गया है, क्योंकि वो समझना ईजी होता है हम लोग के लिए। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में आएंगे तो भाई इसका ये एग्जैक्ट रीजन होता है, अभी इसमें भी बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है आपका, ठीक है भाई। तो जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर रहे थे भाई कि जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है भाई ये किसके लिए डिफाइन होता है, कि भाई इसमें बैटरी लगाएंगे तभी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, या फिर भाई इसको बिना बैटरी लगा करके भी डिफाइन किया जा सकता है। तो भाई अब देखिए ना, रेजिस्टेंस क्या है, रो एल अपॉन एरिया भाई, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के फिजिकल डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है ना भाई, कि लेंथ कितना है, एरिया कितना है, रो का मान कितना है। क्या इसके अंदर कभी वोल्टेज आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई रेजिस्टेंस जो है आपका ये इंट्रिंसिक क्वांटिटी है भाई, मतलब इसका भाई वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर यहाँ पे जब हम लोग वोल्टेज लगा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाते हैं R=V/I, तो यहाँ पे तो वोल्टेज आ गया। तो भाई ये यहाँ पे हम लोग जो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, ये कैलकुलेट करने का तरीका है भाई, समझे। यहाँ पे जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है, सोचिए ना भाई मेरे पास एक 1 मीटर का वायर है और मान लो 2 mm का भाई क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, कितने ओम का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो भाई ये तो तरीका है ना कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसमें करंट फ्लो रहा है, उसका रेशियो ले लिया भाई, तो हम लोग करंट ये रेजिस्टेंस मिल गया भाई। लेकिन रेजिस्टेंस कभी भाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, ये मेजर करने का एक मेथड है सिर्फ और सिर्फ, ये तरीका जो है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को पता है भाई कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस है ये है भाई, रेजिस्टेंस जो है आपका वोल्टेज पे, यानी इस बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है भाई। तो ओवरऑल फिर से हम लोग सम अप करते हैं, ठीक है भाई, ये सब समझा दिया भाई,
ठीक है ना। एक ये फॉर्मूला हो गया, तो भाई यहाँ से आपको दिख रहा है भाई 3 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और एक अभी जस्ट समझाया भाई कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भाई आपका यहाँ पे 3 टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, और यहाँ पे एक चीज़ और समझाया ना, एक चीज़ और समझा भाई कि जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी भाई खुद क्या है, ये खुद टेम्परेचर पे डिपेंड करता है भाई। ठीक है, अब हम लोग अपने आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखिए, जैसे अभी ये सब मैंने इसलिए इतना समझाया ना भाई, क्योंकि आप देखिए जैसे मेटल की बात करें ना, तो भाई आपको पता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सही बात है। तो एक बार के लिए आप इमेजिन कीजिए कि भाई मान लेते हैं मेरे पास एक मेटल है, इसका T = 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस का मान मिल रहा है, इसको हम लोगों ने R0 बोला है, ये मान लेते भाई आपका 10 ओम है। सही बात है। और जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस तरीके से भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सही बात है भाई, क्योंकि ये मेरा टेम्परेचर का ग्राफ है और ये वाला जो है भाई आपका रेजिस्टेंस इन ओम का है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दिख रहा है आपको साफ साफ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहा है, जैसे अभी तक जो हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स से नॉलेज गेन किया है, तो यहाँ पे आप सोचिए ना कि भाई अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ा रहा है, उसका मतलब क्या कि भाई ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में तो पहले निकल जाएगा भाई, क्योंकि भाई 0 डिग्री पे है ना। अभी आप देखिए, ध्यान समझिए, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से आगे जा रहे हैं भाई। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ भाई। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे भाई मान लेते हैं ये पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा वैलेंस बैंड का, कि भाई ये दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा कम होगा, तो भाई जल्दी निकल जाएगा। उसी तरीके से और ज़्यादा अगर इसको हीट करते हैं भाई, इसको और ज़्यादा अगर हीट कर रहे हैं, आप मान लो आग लगा दिया मैंने, तो भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी अगले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट कर देगा भाई। सही बात है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है भाई कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका रेजिस्टेंस घट रहा होगा, यानी चार्ज कैरियर बढ़ रहा है भाई तो रेजिस्टेंस घट रहा होगा। ये लॉजिक निकल रहा है ना। लेकिन आप यहां पे क्या पढ़ रहे हैं भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने से भाई मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। समझ में आ रहा बात को। अच्छा, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं भाई कि यहां से जब हम लोग थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, यानी हीट एनर्जी दे रहे हैं भाई, तो अगर इस तरीके से अगर आप सोचते हैं कि भाई मान लेते हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और भाई इसको धीरे धीरे टेम्परेचर, तो हाईयर टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, और ज़्यादा जिगजैग मोशन, भाई ये थरथराने लगेंगे ना। समझ में आ रहा है बात को। ये आयंस भी थरथराने लगेंगे भाई, तो आपस में कॉलिजन ज़्यादा होगा, आयंस भी आपस में कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी कोलाइड करेंगे, तो यहाँ समझ में आ रहा है रेजिस्टेंस मेरा बढ़ रहा है भाई। सही बात है। चार्ज कैरियर वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दिए फिलहाल के लिए। आप देखिए भाई टेम्परेचर बढ़ने से भाई ये मैकेनिकल यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है ना भाई, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ समझ में आता है। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे आइए, यानी अगर हम लोवेस्ट टेम्परेचर पे आते हैं भाई, लोवेस्ट टेम्परेचर की तरफ आते हैं, तो भाई टेम्परेचर अब मेरा कम हो रहा है, यानी 0 से नीचे जा रहा है भाई, 0 से नीचे जा रहा है, तो भाई टेम्परेचर मेरा यहाँ पे घट रहा है ना। तो टेम्परेचर मेरा घट रहा, तो सीधी सी बात है अब ये जो आयोन्स है, ये जो आयोन्स है और जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो आयोन्स के बीच में जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा होगा ये तो कम हो गया होगा भाई पहले के मुकाबले। तो टेम्परेचर गिरने से यहां पे मैकेनिकल मूवमेंट कम हो गया, तो भाई रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन भाई रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना। एक मिनट भाई, एक मिनट, सही है। टेम्परेचर गिर जाने से, ठीक है भाई, इधर आ रहा है, तो टेम्परेचर गिर रहा है, सही बात है। टेम्परेचर गिर रहा है तो सीधी सी बात है रेजिस्टेंस भी मेरा कम होना चाहिए भाई। ठीक है, यहां से भी भाई सही है, यहां से भी सही हो रहा है। लेकिन फिर चार्ज कैरियर की अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिए, चार्ज कैरियर की बात करें, कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा भाई। यहाँ पे चार्ज कैरियर की बात है भाई, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करे भाई, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल पाएंगे ना भाई। ठीक है, जो अभी तक आपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर से जो नॉलेज गेन किया उसके हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देते हैं, क्यों भाई बाहर पहले क्यों निकाला, टेम्परेचर अच्छा खासा था ना, 27 डिग्री था भाई, क्लियर हुआ। लेकिन भाई अब हम लोग लोवेस्ट टेम्परेचर इधर आ रहे हैं, नेगेटिव टेम्परेचर तरफ आ रहे हैं भाई, तो टेम्परेचर कम रहा है, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन भाई बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इनके पास थर्मल एनर्जी नहीं है ना। तो भाई जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं होंगे भाई, जब ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है, तो सीधी सी बात है भाई अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज कैरियर कम हो जाएंगे भाई, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो गया, समझते क्या कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। फिर आप सीधे से कहिए
कि भाई आपको यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेम करंट पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तभी तो भाई, क्योंकि टेम्परेचर नहीं रहा ना इनको बाहर निकालने के लिए, तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो वोल्टेज ज़्यादा पावरफुल लगाना पड़ेगा भाई बैटरी यहाँ पे, तब भाई यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बने, यहाँ पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके बाहर उखाड़ देगा इसको और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, तो भाई ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है ना यहाँ पे वोल्टेज को, इसका मतलब क्या है, इसका भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा तभी तो भाई कम वोल्टेज पे भाई करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसके अंदर, 1 वोल्ट पे लगा भाई कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, क्यों भाई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भाई आप निकाल ही नहीं पा रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं पा रहा है भाई, तो वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है हम लोग को, मान लेते 10 वोल्ट लगाया भाई, तब जाके हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसा क्यों होगा भाई, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो, क्लियर हुआ। तो वही चीज़ है भाई कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, क्लासिकल फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, तो यानी ये मान के अगर आप चलते हैं कि भाई एट रूम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस, तो भाई नेचर ने इसको ऑलरेडी हीट कर रखा है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए रहते हैं, लेकिन भाई जब नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे फेल हो जा रहा ना, क्योंकि भाई इधर टेम्परेचर कम हो गया तो भाई इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकलेंगे नहीं वैलेंस बैंड से, और वैलेंस बैंड से बाहर निकले भाई तो उसमें चार्ज कैरियर है ही नहीं भाई, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो भाई सीधी सी बात है यहाँ पे अपने आप कोई भी रैंडम मोशन तो हो नहीं रहा होगा, अब भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोल्टेज डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वोल्टेज डालिए तो भाई ये कुछ एनर्जी जो है इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जाएगा, और रिमेनिंग जो होगा भाई इसको फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करवाएगा, तो भाई अच्छा खासा वोल्टेज दे करके यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का एक तरीके से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं भाई, या फिर हल्का फुल्का ही एक तरीके से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पा रहे हैं अपने ऑर्बिट से, वैलेंस बैंड वाले ऑर्बिट से, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, समझ में बात को। लेकिन आप ग्राफ को देखिए ना भाई, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस मेरा घट रहा है भाई, रेजिस्टेंस मेरा घट रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ग्राफ है ना वाई एक्सिस पे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घट रहा है भाई, जैसे टेम्परेचर घटा रहे वैसे वैसे, तो भाई रेजिस्टेंस घट रहा है, इसका मतलब क्या, करंट मेरा बढ़ना चाहिए था ना, समझ में बात को, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो ये चीज़ है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो चार्ज कैरियर होते हैं, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरियर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है भाई, चार्ज कैरियर का मतलब होता है वैसे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे भाई, यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, चार्ज कैरियर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गया। तो हमें हमेशा ध्यान देना है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भाई एट 0 केल्विन पे भी उतना ही रहता है जितना भाई आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, क्लियर हुआ। यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है भाई, टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, यानी ये जो आयोन्स है इनका भाई एक तरीके से मैकेनिकल मूवमेंट, कि भाई कितना एक तरीके से थरथरा रहे हैं, कितना इनमें वाइब्रेशन है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था भाई, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई हम लोग को सबसे पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट में इसका फार्मूला प्रूफ करना है भाई। फार्मूला क्या प्रूफ करना है, हम लोग को पता है RT इक्वल टू होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट, और यहाँ पे होता है T2 माइनस T1 भाई, क्लियर हुआ। ये फार्मूला कहाँ से आता है इस पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई कंसिडर कीजिए कि भाई हम लोग के पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और अभी हम लोग 0 डिग्री पे हैं भाई। देखिए लेक्चर का ड्यूरेशन कितना हो गया भाई, ओके फटाफट करते हैं। देखिए भाई हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ये T इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है भाई, ये 0 है ओरिजिन, यानी यहाँ पे मेरा टेम्परेचर भी 0 है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा 0 नहीं भाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान R0 है, ठीक है। ये मेरा एक्सेस है टेम्परेचर का, और ये जो है भाई मेरा रेजिस्टेंस का है इन ओम। तो अभी हम लोग एट T इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है भाई इसको हम लोग R0 बोल रहे हैं, ये केस 1 है मेरा, क्लियर हो गया। तो ये बोल रहा है कंसिडर अ कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड RT एट T डिग्री सेल्सियस। मतलब अब हम लोग मान लेते हैं भाई T डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, यानी टेम्परेचर भाई 0 से हम लोग कहाँ गए T डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हम लोग को, ये वाला मिल रहा है भाई, यानी ये वाला वैल्यू, ये हाइट है मेरा, ये रेजिस्टेंस है भाई, इसको मैंने बोल दिया RT भाई, यानी T डिग्री टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इसको मैंने बोल दिया RT, ठीक है। तो इधर लिखते हैं केस 2 एट T इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, भाई यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का मान है RT है। यही चीज़ आपके बुक में भी भाई ग्राफ में दिखाया है, ग्राफ में देखिए 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस है R0 है, और T डिग्री सेल्सियस पे भाई जो रेजिस्टेंस है RT है मेरा, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे भाई एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन द नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। भाई इंक्रीज इन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले आप 0 डिग्री पे थे तो भाई यहाँ पे मेरे को R0 मिल रहा था, मान लेते हैं न्यूमेरिकली समझा देता हूँ भाई, मान लेते 10 ओम मिला भाई। अब मान लेते T डिग्री सेल्सियस बढ़ा है भाई, तो T डिग्री सेल्सियस बढ़ा है इसका मतलब क्या कि भाई 10 डिग्री से हमेशा ज़्यादा ही होगा ना। हम लोग मेटल की बात कर रहे हैं भाई, कंडक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई टेम्परेचर बढ़ा है T डिग्री सेल्सियस से, तो भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मान लेते भाई रेजिस्टेंस जो है मेरे यहाँ पे 25 ओम हो गया, क्लियर हो रहा है। तो भाई पहले इनिशियल रेजिस्टेंस था 10 ओम, फाइनल रेजिस्टेंस हो गया भाई मेरा 25 ओम। तो यहाँ पे भाई चेंज कितना आया, चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आया, ये अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इसको कैसे निकालें, चेंज इन रेजिस्टेंस, या फिर इसको हम लोग डेल्टा आर भी लिख सकते हैं भाई शॉर्टकट में, या फिर इसी को बोल सकते हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। भाई इसका भी तो मतलब सेम ही है ना, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी चेंज निकाला तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है भाई RT है, इनिशियल क्या है मेरा R0 है भाई। तो ये हो गया 25 में से 10 घटा देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 15 भाई, 15 ओम का एक तरीके से यहाँ पे चेंज आया है, या फिर कहिए 15 ओम का रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे इंक्रीज हो गया भाई। क्लियर हो रहा है, बताइए। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ ना भाई, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस दैट इज RT माइनस R0। RT माइनस R0 क्या है, चेंज को बता रहा है, फिर भाई इसी को बोल रहे हैं ना इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। भाई फाइनल में से इनिशियल घटा दिया, इसी को तो बोल रहे हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, या फिर भाई इसी को तो बोल रहे हैं इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। भाई कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब आपने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो बोलता है भाई कि द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, लिखा ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस भाई, यानी RT माइनस R0। ये क्या है भाई, ये है मेरा चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको बोल रहे हैं हम लोग चेंज इन रेजिस्टेंस, या फिर कहिए इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो भाई चेंज इन रेजिस्टेंस या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, R0 के ऊपर भाई। और R0 क्या है, R0 है मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस भाई। इनिशियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या भाई, आपने कुछ ना कुछ रेफरेंस लिया होगा ना भाई, शुरुआत जहां से किया होगा। तो शुरुआत तो हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री पे कर रहे हैं ना, तो ये मेरा R0 क्या है, R0 को तो इनिशियल बोलेंगे भाई। समझ में आया बात को, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, V बराबर फाइनल वेलोसिटी को बोला जाता है, U बराबर इनिशियल वेलोसिटी को बोला जाता है भाई। तो उसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई R0 मेरा इनिशियल वैल्यू था और RT मेरा फाइनल वैल्यू था भाई। तो यहाँ बोल रहा है कि भाई जो भी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, इनिशियल रेजिस्टेंस के ऊपर भाई। तो ऐसे कैसे, ऐसे कैसे भाई, तो इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो भाई ऐसे कैसे हो गया, ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आता भाई, ऐसे कैसे होता है। तो समझिए, हम लोग बोल रहे हैं कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल R0 के ऊपर। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि भाई R0 क्या है मेरा इनिशियल वैल्यू है ना, इधर आते हैं। R0 क्या होगा भाई, रो L अपॉन एरिया, सही बात है। लेंथ मेरा कांस्टेंट होगा वायर का, क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे भी लेंथ बढ़ाया घटाया नहीं भाई, तो कांस्टेंट होगा, एरिया कांस्टेंट होगा। लेकिन भाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा दिया ना भाई। पहले 0 डिग्री पे काम कर रहे थे, अब T डिग्री बढ़ा दिया भाई। T डिग्री के केस में भाई मान लेते आपने 20 डिग्री बढ़ा दिया, यानी 0 से आप सीधे कहाँ पहुँच गए, 20 डिग्री पे पहुँच गए भाई। यानी अपने वाले केस में, यानी जो इनिशियल रेजिस्टेंस था R0 इक्वल टू रो L अपॉन एरिया, इसमें भाई सिर्फ और सिर्फ मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है। L को भाई कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, A को भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन भाई सोचिए कि भाई मैंने जस्ट बताना कि भाई जो रो है ये खुद क्या है, टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनल है भाई। तो अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर 0 से 20 कर दिया भाई, तो रो भी तो चेंज हो गया होगा, यानी रो भी तो बढ़ गया होगा भाई। और रो अगर बढ़ गया होगा तो भाई मेरा R0 भी तो बदल जाएगा। ध्यान समझिए ध्यान से कि भाई जैसे मैंने टेम्परेचर में चेंज किया, 0 डिग्री से 20 डिग्री पे आए भाई, तो जो रेजिस्टिविटी है भाई, जो रो है ये खुद बढ़ जाता है। और रो का मान अगर बढ़ गया तो भाई जब इसका R0 का वैल्यू निकालिएगा ना, तो भाई R0 बदल जाएगा, R0 का वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा भाई। क्लियर हो रहा है, बताइए। तो भाई ओवरऑल आप देखिए ना कि भाई टेम्परेचर चेंज करने से ये रो का मान कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है। क्योंकि भाई रो जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे भाई जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ता होगा, या फिर ऐसे भी मटेरियल होंगे जिसका भाई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बहुत कम बढ़ता होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे दो केस लेके समझते हैं कि भाई मान लेते हैं मेरे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका भाई रेजिस्टिविटी बहुत तेज़ी से चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा है भाई। तो भाई मान लेते टेम्परेचर आपने चेंज किया 20 डिग्री सेल्सियस का, और मान लेते हैं जो रो है भाई आपका कितना 5 गुना बढ़ गया भाई, 5 टाइम्स हो गया पहले के मुकाबले। मतलब 0 डिग्री पे
एट टी इक्वल टू 0 डिग्री पे रेजिस्टिविटी कितना था, रो था भाई। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री बढ़ा दिया तो भाई मान लेते हैं रो जो है अब यहाँ पे क्या हो गया, 5 गुना बढ़ गया भाई, 5 टाइम्स बढ़ गया। सही बात है। और कुछ ऐसे भी मटेरियल होंगे भाई नेचर में, जैसे मान लेते हैं एट टी इक्वल टू 0 डिग्री पे ये रो था भाई। सही बात है। और मान लेते हैं भाई कि जब मैंने यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भाई मान लेते हैं इस 20 डिग्री सेल्सियस पे जो रो का मान है सिर्फ कितना 0.5, मतलब आधा टाइम्स ही बढ़ा भाई, यानी ये आधा टाइम्स ही बढ़ा है। फिर भाई मान लेते हैं 2 गुना ही बढ़ा। तो अब समझिए भाई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई कि जो रो है ना, अलग अलग मटेरियल अलग अलग होता है भाई, और ये प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के ऊपर, यानी अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टिविटी होता है अलग अलग तरीके से बदलता है भाई। तो ओवरऑल समझिए कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसका भाई रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा चेंज होता है, तो भाई सीधी सी बात है इनिशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा ना, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से तुरंत क्या हो गया, रो बदल जाएगा, ये 5 गुना हो जाएगा, तो इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाएगा। और इनिशियल वैल्यू जैसे ही चेंज हो गया तो भाई यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाले ना भाई, आर टी माइनस आर नॉट, समझ में आया। तो ये फिर डिसाइड करेगा ना कि भाई कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि ये बार बार बदल रहा है भाई, समझ में आया। जैसे न्यूमेरिकली समझाता हूँ भाई, मान लेते हैं मेरा आर नॉट जो था यहाँ पे ले रखा था ना हम लोगों ने वैल्यू, आर नॉट ले रखा भाई 10 डिग्री और आर टी 25 था। तो समझिए भाई मान लेते हैं एट टी इक्वल टू 0 डिग्री पे आर नॉट का मान कितना था, 10 डिग्री था भाई, और रो का मान रो के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एल अपॉन एरिया तो कोई मतलब ही नहीं भाई, दोनों केस में एट टी इक्वल टू 0 पे भी और एट टी इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे भाई, दोनों जगह एल और ए कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, तो हटा देते हैं इसको, सीधे लिखता हूँ भाई प्रोपोर्शन है रो के ऊपर। तो जैसे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया भाई, तो रो मेरा क्या हो गया, पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया भाई, यानी 5 रो हो गया। तो आर नॉट कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 5 रो के बराबर भाई, यानी 5 गुना एक तरीके बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पे चेंज निकालिए ना, तो मतलब समझ में आ रहा हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ये डिसाइड करेगा ये, क्योंकि भाई बार बार बदल रहा ना टेम्परेचर, जिस हिसाब से चेंज कर रहा है उस हिसाब से आर नॉट बदल जाता है। तो भाई क्योंकि आर टी में से इसको घटा रहा है ना भाई, तो इसका क्या वैल्यू आ रहा है, यही तो डोमिनेट कर रहा है ना यहाँ पे, तो यही डिसाइड करता है भाई। क्लियर हुआ कि भाई रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज होगा। तो वही चीज लिखा है, चेंज इन, लिखा ना चेंज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, आर नॉट के ऊपर भाई। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आया भाई, क्लियर हो गया आर नॉट कहाँ से आता है। और एक और यहाँ पे लिखिए कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस ये प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के ऊपर भाई। टेम्परेचर पे भी तो होगा ना भाई कि कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा चेंज कीजिएगा उतना ज़्यादा भाई आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, फिर भाई रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट होगा। क्लियर हो रहा है। तो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई आर नॉट के ऊपर और एक आपका टेम्परेचर के ऊपर। दोनों को अगर हम लोग एक साथ मर्ज करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, यानी दोनों इक्वेशन को अगर एक साथ हम लोग लिखना चाहते हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर नॉट के ऊपर और यहाँ से भाई आपका टेम्परेचर के ऊपर। इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम लोग हटाते हैं तो भाई यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इक्वल टू का साइन लगा, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको बोलते हैं अल्फा नॉट, अल्फा बोलते हैं भाई। यहाँ पे जीरो लगेगा, जीरो कहाँ से आता है इस पर हम लोग बात करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये टी क्या है, टी है भाई चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर लिखे ना, इसको T2 माइनस T1 कर लेते हैं भाई, इनिशियल कितना था और फाइनल कितना था। ठीक है, T2 माइनस T1 यहाँ पे कर लीजिए भाई, T2 माइनस T1। तो भाई यहाँ से मुझे बताइए तो अल्फा का मान कितना आएगा, अभी छोड़िए ना, आर टी निकाल लेते हैं। आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले एक फार्मूला डिफाइन करते हैं, आर टी इक्वल टू इसको उधर भेजिए भाई, आर नॉट प्लस ए नॉट आर नॉट T2 माइनस T1। तो भाई यहाँ से हम लोग आर नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए नॉट T2 माइनस T1, ओके, और ये हो जाएगा आर टी। तो ये एक फार्मूला बनाना भाई, ये फार्मूला आप फैमिलियर होंगे कि भाई अगर मेरे पास इनिशियल वैल्यू दे रखा है, यानी फर्स्ट केस का भाई सारा डेटा दे रखा है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई आर नॉट का वैल्यू आपको पता है, देख लीजिए पता है। और क्योंकि भाई हम लोग टी डिग्री आगे देखना चाहते हैं ना भाई, कि टी डिग्री टेम्परेचर चेंज होने से यहाँ पे भाई मेरे को आर टी कितना मिलेगा, इस पॉइंट पे आर टी कितना मिलेगा, अभी भाई इनिशियली कितना है, आर नॉट के बराबर है। तो भाई आप समझिए कि जो ए नॉट यूज़ करते हैं ना, जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट यूज़ करते हैं, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को यूज़ करते हैं भाई। समझ में आया कि भाई फ्यूचर का तो मुझे पता ही नहीं ना, फ्यूचर का तो रेजिस्टेंस भी नहीं मुझे पता भाई। तो यहाँ पे भाई अल्फा टी कहाँ से पता चल जाएगा, अल्फा टी मतलब टी डिग्री टेम्परेचर पे भाई अल्फा का मान है टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना है। सो ठीक है भाई, तो हमेशा ध्यान देना है कि
हम लोग हमेशा इनिशियल वैल्यू यूज़ करते हैं भाई। अगर यहाँ पे R0 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे A0 यूज़ करेंगे। A0 का मतलब क्या कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या था। क्लियर हो गया। तो भाई ये इनिशियल वैल्यू का डेटा यहाँ पे डाल दिया, R0 दिया होगा, A0 दिया होगा, चेंज इन टेम्परेचर दिया होगा, तो भाई आपका यहाँ पे RT मिलेगा, यानी इस T डिग्री टेम्परेचर पे कितना आपको रेजिस्टेंस मिलेगा भाई, रेजिस्टेंस चेंज कितना आएगा वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, इसको आप लिख लीजिएगा। ये पहला फार्मूला हो गया इस पर्टिकुलर चैप्टर का। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई ये मॉडिफाई करके हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हो ना, इसको साइड करते हैं। इसके ऊपर वाले स्टेप में हम लोगों को काम है, इसको हम लोग इधर साइड कर देते हैं भाई, और इस वाले स्टेप में आते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ से अब A0 का चाहिए वैल्यू, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट भाई। क्लियर हो गया, इसका वैल्यू चाहिए मुझे। तो कैसे निकलेगा बताइए। सबसे पहले R0 को यहाँ से उठा के इधर भेजिए भाई, इधर था ना R0, ये स्टेप, इसका ये वाला स्टेप देखिए ना ऊपर वाला, इसके पहले वाला स्टेप यही था ना भाई। यहाँ से R0 इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 हो जाएगा ना, समझ में आते हो। तो इस R0 को मैंने इस साइड भेज दिया भाई, तो इधर हो जाएगा RT माइनस R0, इधर हो जाएगा A0 R0 T2 माइनस T1। तो भाई इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्लियर हुआ। तो ये वाला इक्वेशन मैं उठा के ला रहा हूँ भाई। अब यहाँ से मुझे बताइए A0 का मान क्या आएगा, A0 इक्वल टू हो जाएगा, इधर है RT माइनस R0 और इधर हो जाएगा R0 और डिवाइड में आ जाएगा T2 माइनस T1 भाई। ये है मेरा अल्फा नॉट का वैल्यू। अब इसका यूनिट देखिए भाई, ऊपर में मेरा रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है भाई, तो यानी इसका भी वैल्यू ओम में होगा और इसका वैल्यू ओम में होगा। तो रेजिस्टेंस में से रेजिस्टेंस घटाएंगे भाई, रेजिस्टेंस ही मिलेगा, यानी ऊपर में ओम ही आएगा। नीचे में रेजिस्टेंस है R0, तो भाई इसका भी यूनिट ओम होगा। और ये क्या है, T2 माइनस T1, यानी टेम्परेचर में से टेम्परेचर घटाइए, यानी डिग्री सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस घटाई भाई। तो ओवरऑल क्या मिलेगा यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस ही तो मिलेगा। समझ में बात को। तो ओम ओम कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पर डिग्री सेंटीग्रेड भाई। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, तो यही चीज़ किया है ना। देखिए ये फार्मूला भी डिफाइन किया हम लोगों ने, उसके बाद अल्फा नॉट को डिफाइन किया यहाँ पे RT माइनस R0, यही तो किया, RT माइनस R0 डिवाइड R0, और ये यहाँ पे T2 माइनस T1 की है ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है भाई। क्लियर है। तो इसका यूनिट अभी जस्ट डिफाइन किया ना भाई, अल्फा नॉट। अल्फा नॉट क्या आया, इसका यूनिट क्या आया, पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस है भाई, पर डिग्री सेंटीग्रेड कहीं लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा ना, पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका डेफिनेशन लिखा ना, हेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पढ़िए ना भाई, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक कॉपर है, यहाँ पे देखिए ओम ओम कट जाएगा, तो बचा क्या आपका पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकली समझिए भाई, बोलते हैं मान लेते हम लोग पास कॉपर का वायर है, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रखा भाई कितना, 0.00426 पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे लिखा ना, इट मीन्स दैट इफ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे भाई, और इस वायर का भी रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। सही बात है। अब बोलता है कि भाई अगर आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब 0 से आप कहाँ चले गए, अब आप यहाँ पे 1 डिग्री पे चले गए भाई, तो आपके रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आएगा। तो रेजिस्टेंस में बदलाव कितना आएगा भाई, क्योंकि सर अल्फा का मान दे रखा ना इतना, यानी 1 प्लस 0.00426, इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, मतलब इतना बढ़ जाएगा भाई, इतना ओम बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व किया भाई, इतना आ जाएगा 1.00426 ओम, ये रेजिस्टेंस होगा भाई। इसका ये तो मतलब है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे आपका रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, 0.00426 आ जाएगा भाई, यानी आपका 1 डिग्री पे ये वैल्यू मिलेगा रेजिस्टेंस का। उसी तरीके से अगर आप 10 डिग्री आगे चले जाते हैं, मतलब 0 डिग्री से 10 डिग्री आगे बढ़ गया, यानी 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए भाई। यहाँ से पता चल गया ना कि भाई 1 डिग्री चेंज के कारण मेरा रेजिस्टेंस कितना आया, 1.00426 ओम आया भाई। यूनिटी मेथड लगा दिया, तो 10 डिग्री पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 426 गुना 10, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा ये भाई। क्लियर हो रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ठीक है ना, बाकी समझा दिया। पहला पॉइंट बता रखा भाई, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, समझा दिया मैंने आपको ऑलरेडी। अब अगले पॉइंट में आइए, यहाँ बोला भाई कि मान लेते हैं हम लोग का यहाँ पे लिखा ना, इफ अ कंडक्टर, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडक्टर का बात हो रहा है भाई, एक कंडक्टर का बात हो रहा है भाई। मान लेते हैं इस कंडक्टर का T = 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर है ये R0 है,
T इक्वल टू T1 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर मेरा ये रेजिस्टेंस R1 है भाई, और वही अगर T2 की बात करें मतलब और अलग टेम्परेचर पे भाई इसका रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे को कितना R2 भाई, यानी देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरे को R0 मिल रहा है रेजिस्टेंस, T1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R1 मिल रहा है, और T2 पे भाई मेरे को R2 मिल रहा है। कोई दिक्कत है बताइए, है ना। एक ही कंडक्टर है भाई, अलग अलग टेम्परेचर पे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है। तो भाई अगर आपको R1 चाहिए तो R1 कैसे निकालेंगे, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1। भाई सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, यहाँ पे 0 है ना, ये मान लेते हैं T1 है भाई, तो T1 माइनस भाई टेम्परेचर कैसे निकाल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भाई मेरा ये है और इनिशियल मेरा 0 है, तो T1 में से 0 घटे तो T1 ही तो बचेगा यहाँ पे। उसी तरीके से अगर आप अगला यहाँ मान T2 है भाई, तो चेंज इन रेजिस्टेंस भाई कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पे क्योंकि R0 वैल्यू पुट किया ना इनिशियल से देख रहे हैं, तो भाई T2 माइनस 0 यहाँ से फिर ये 0, मतलब ये चेंज देख रहे हैं भाई, तो T2 माइनस 0 भाई तो अगेन T2 ही आएगा। क्लियर हो गया। और दोनों में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो दोनों में देखिए तो भाई R0 बराबर है ना, तो R0 बराबर R0 कर लीजिए, तो R0 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा बताइए, फर्स्ट इक्वेशन से R0 का वैल्यू क्या आएगा, ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट T1, और यहाँ से क्या आएगा R0 का वैल्यू, ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट T2। कर दिए भाई, R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट T1, इधर हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा नॉट T2। इस वाले को इधर ले आइए और उसको उधर भेज दी भाई, तो ये R1 कैसे छोड़ दिया, R2 को नीचे ले आइए, इस वाले को इधर नीचे में रहने दीजिए भाई, और ये वाला ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आ तो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इससे बच्चा वाला इक्वेशन है, इसमें कुछ है नहीं, मैं आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है प्रैक्टिकल या फिर कहीं रियल लाइफ को लेकर के। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोलता है द लाइफ एक्सपेंड, जैसे भाई कोई भी आप मोटर खरीद के लाते हैं ना आज की डेट में, तो भाई आपको वारंटी मिलता है ना, वारंटी या फिर गारंटी जो भी है भाई, जैसे आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं भाई तो 10 साल का मिलता है ना आपको मोटर पे, या फिर आप फ्रिज खरीदते हैं भाई तो कंप्रेसर पे भी 10 साल का मिलता है, एसी खरीदते हैं उस पर 10 साल का मिलता है, तो 10 साल का कैसे देता है भाई कंपनी वो, तो उसके बारे में आप समझिए। बोलता है द लाइफ एक्सपेक्टेंसी भाई ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus is limited by the temperature of its insulation। बिल्कुल सही बात है भाई। भाई मोटर के अंदर होता क्या है, मोटर के अंदर क्या है, इंसुलेशन है ना भाई, आपने तार लपेट रखा है और हर एक टर्न को भाई इंसुलेटेड किया हुआ है, सही बात है। तो इंसुलेशन पे इसका लाइफ डिपेंड करता है, इंसुलेशन पंचर हो गया भाई तो मोटर जल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द हाइयर द टेम्परेचर शॉर्टर द लाइफ, मतलब मान लेते भाई मोटर को आप ओवरलोड करके हमेशा चला रहे हैं भाई, या फिर लो वोल्टेज पे आप चला रहे हैं, तो सीधी सी बात है मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा ना, तो भाई ज़्यादा हीट हो जाएगा, I2R लॉस ज़्यादा होगा उसमें, तो भाई वोल्टेज मिल नहीं रहा है, एक्स्ट्रा करंट खींचेगा सेम पावर को डेवलप करने के लिए। तो भाई बोल रहा है कि भाई अगर आप इसको लिखा ना हाइयर टेम्परेचर पे ऑपरेट करेंगे भाई तो उसका लाइफ जो है शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है भाई। जैसे यहाँ पे बोल रहा है द यूजफुल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली हाफ एवरी टाइम टेम्परेचर राइज बाई 10 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई इसको 100 डिग्री तक इसका सेफ है, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर तक भाई इसको चलाते हैं, तो भाई ये आपका 10 साल तक चलेगा, मतलब 100 डिग्री से आप ज़्यादा हीट होने नहीं दे रहे हैं। अब मान लेते भाई कि आपने एक दिन भाई इसको 110 डिग्री सेल्सियस पे चला दिया भाई, मतलब ओवरलोड करके कुछ देर तक चला दिया, तो भाई इसका लाइफ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, सिर्फ 5 साल अभी चलेगा। बढ़िया से द यूजफुल लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus रिड्यूस अप्रॉक्सीमेटली हाफ एवरी टाइम द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री। जितने बार आप एक तरीके से इसको भाई 10 डिग्री हाइयर टेम्परेचर पे आप यूज कीजिएगा भाई इसका लाइफ आधा हो जाएगा, 10 से 5 आ जाएगा। लिखा ना दिस मीन्स दैट इफ अ मोटर हैज अ नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 8 ईयर, यहाँ पे भाई 8 साल का लेके चल रहा है भाई कि 8 साल इसका लाइफ है, लेकिन भाई मान लेते हैं इसको आपने चला दिया, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन किया ना भाई 8 साल का इसका लाइफ है कब, जब आप इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे चलाएंगे। लेकिन यहाँ बोल रहा ना इट विल हैव अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ओनली 4 ईयर एट टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसको 110 डिग्री सेल्सियस पे चला देते हैं भाई तो उसका लाइफ कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, यानी 4 साल रहेगा इसका, सिर्फ 4 साल चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ऑफ 2 ईयर एट, और वही मान लेते भाई 110 के जगह इस बार आपने भाई 120 डिग्री पे चला दिया, मतलब भाई टोटल कितना हो गया, 20 डिग्री का चेंज हो गया ना, 10 डिग्री और 10 डिग्री। तो भाई इस 10 डिग्री ने 8 साल को क्या कर दिया, 4 साल में कन्वर्ट कर दिया, फिर से भाई ये 10 डिग्री ने इस 4 साल को 2 साल में बदल दिया, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 साल चलेगा भाई आपका। लिखा ना 2 ईयर्स जब इसको आप 120 डिग्री पे चला दीजिएगा।
और सिर्फ 1 ईयर अगर आप इसको 130 डिग्री पे चला दीजिएगा, ठीक है भाई, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, समझ में आया। और 100 डिग्री तो उसका रेटेड था ना, तो भाई 10 डिग्री क्या करेगा, 8 साल को ये 4 साल कर देगा, ये वाला 4 साल को भाई आधा कर देगा यानी दो कर देगा, और ये फिर से कर देगा तो 2 साल को भाई सिर्फ 1, यानी सिर्फ 1 साल मोटर में चलेगा, उसके बाद खराब हो जाएगा भाई, आपका वाइंडिंग एक तरीके से खत्म हो जाएगा क्योंकि इंसुलेशन पंचर हो जाएगा फिर, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो स्लोप का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देख लिया भाई। स्लोप क्या है, स्लोप कुछ नहीं भाई, ये आपका चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर होता है ये T2 - T1 इनटू इनिशियल रेजिस्टेंस भाई। तो इसको हम लोग अगर ग्राफ से देखना चाहते हैं भाई, मतलब ग्राफ से इसको भाई डिफाइन करना चाहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए ऊपर में है RT - R0 भाई। तो RT - R0 क्या है, देखिए ये मेरा RT था, ये R0 था भाई, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये रेजिस्टेंस है भाई OA है ना, OA लेंथ, यही तो R0 बता रहा ना भाई। और T डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है भाई, तो ये रेजिस्टेंस कितना है मेरा, ये रेजिस्टेंस है RT भाई, RT है मेरा, क्लियर हुआ। यानी ये पूरा लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा लेंथ भाई, यही तो दिखाएगा ना यहाँ से, समझ में आया। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे लिखा RT - R0 भाई, RT - R0, तो भाई RT का मतलब क्या है, ये पूरा लेंथ, सही बात है। उसमें से इसको घटा दीजिए R0 भाई, इस पूरे लेंथ में से ये घटाइए तो क्या मिलेगा आपको, यही तो लेंथ मिलेगा आपको। ये लेंथ क्या है, BC के बराबर है भाई, यानी इसके जगह मैं लिख सकता हूँ BC डिवाइडेड बाय R0 को ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या है, T क्या है, ये T का मान होता है T2 - T1 भाई, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल मेरा ये टेम्परेचर है भाई T, और इनिशियल क्या है, इनिशियल तो भाई मेरा 0 है ना, तो T में से 0 घटेगा तो ओवरऑल क्या मिलेगा, T ही तो मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फाइनल में से इसको घटाएंगे तो ओवरऑल में क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा भाई, ये लेंथ। और ये लेंथ कितने के बराबर है, ये लेंथ आपको ये AB के बराबर है भाई, ये लेंथ है, समझ में आया, ये AB के बराबर है, यानी इस T2 - T1 की जगह मैं AB लिख सकता हूँ, क्लियर है। और ये जो BC/AB है, ये BC/AB, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में चलिए, ABC ट्राइंगल में चलिए भाई। तो ये लेंथ है मेरा AB और ये वाला लेंथ है BC, और ये भाई कोई एंगल होगा, मान लेते हैं यहाँ पे θ डिग्री एंगल है, तो इसमें अगर tan θ लगाते हैं क्या होता है, P/B। तो P क्या है, परपेंडिकुलर भाई, ये इस एंगल को लेंगे भाई तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन, और बेस क्या है, बेस मेरा AB है भाई, समझ में आया बात को। यानी इस BC/AB को मैं यहाँ पे tan θ लिख सकता हूँ भाई, इस पूरे के जगह tan θ लिख सकता हूँ। और ये tan θ कुछ नहीं, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं भाई, M से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। इसको इधर लिखता हूँ M, यानी इसको स्लोप बोला जाता है, और इसको बोलते हैं tan θ, जो कि यहाँ पे आएगा आपका P/B, यानी BC/AB भाई। तो इसके जगह मैं यहाँ पे स्लोप लिख दूंगा, और नीचे हो जाएगा आपका R0 भाई। स्लोप का मतलब क्या होता है, अगर नहीं पता भाई आप कमेंट कर दीजिए ग्रुप में, या फिर भाई मैसेज कर दीजिए, आपको भाई लेक्चर दे दिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा स्लोप क्या होता है सब, ठीक है भाई। तो स्लोप डिवाइडेड R0, ये मेरा एक और फार्मूला बन गया, किसका, टेम्परेचर कोफिशिएंट का भाई। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा नॉट इक्वल टू क्या लिखा, BC/AB इंटू R0। तो भाई इसको क्या लिख दिया इसने, स्लोप लिखा ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिख दिया स्लोप। अभी आगे क्या है, ये आगे भाई ग्राफ का नाम लिखा है इसने, स्लोप ऑफ टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ग्राफ, या फिर टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। भाई ग्राफ का नाम देखिए ना, ये टेम्परेचर है भाई, और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है भाई। तो इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर बोलेंगे भाई, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ नाम लिखा हुआ भाई ग्राफ का। तो ओवरऑल याद रखना है भाई, अल्फा नॉट का वैल्यू क्या आ गया, स्लोप अपॉन R0। R0 क्या था भाई, मेरा ओरिजिनल रेजिस्टेंस था, फर्स्ट केस वाला, क्लियर है। तो भाई यहां से हम लोगों ने स्लोप के टर्म में इसको डिफाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्लोप क्या होता है, देखिए स्लोप मैं समझा दे रहा हूं भाई। स्लोप कुछ नहीं, इसको बोलते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसको बोलते हैं भाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और इसी को हम लोग tan थीटा भी बोलते हैं, इसको हम लोग m भी बोलते हैं भाई। m की बात करें तो भाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़िए तो y इक्वल टू mx प्लस c होता है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, आपके एग्जाम में बार बार एक क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से भाई अभी पढ़ेंगे फ्यूचर में ओम्स लॉ के बारे में, मान लेते यहाँ पे v रख दिया, यहाँ पे i रख दिया, और ये स्ट्रेट लाइन बनता है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है, ये स्लोप होता है ना भाई, ये r बनेगा या फिर भाई ये g बनेगा।
तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, रटना नहीं भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप मेरा स्ट्रेट है, तो भाई यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे y का मतलब है y एक्सिस पे आपने क्या रखा, तो y एक्सिस में भाई करंट रखा है, करंट लिख दीजिए, m को वैसे रहने दिए भाई, m जो है ये बताएगा ये लाइन क्या है, इसको स्लोप बोलते हैं भाई। तो m को वैसे x एक्सिस पे क्या रखा है, वोल्टेज रखा है, वोल्टेज रख दिए, कांस्टेंट को यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 मान लेते हैं। तो ऐसा बताइए, तो m इक्वल टू क्या आएगा बताइए, m इक्वल टू क्या आएगा, m इक्वल टू यही स्लोप बोल रहे हैं भाई, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, v को उधर भेज दीजिए, तो i अपॉन v, तो i अपॉन v क्या होता है, कंडक्टेंस होता है भाई, या फिर इसको हम लोग 1/r बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ग्राफ है, ये जो स्लोप है, ये आपका कंडक्टेंस का है भाई, या फिर कहिए 1/r का है, समझे। हमेशा रेजिस्टेंस का नहीं होता, ये ध्यान देना है। रेजिस्टेंस का कब होगा, जब यहाँ पे आप करंट रखेंगे और यहाँ पे वोल्टेज रखेंगे। अब बनाइए यहाँ पे, अब ये स्लोप के क्या बनेगा, है ना। तो देखिए अगेन लगाइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक्सिस पे भाई सर वोल्टेज है, m को वैसे छोड़ दिया, एक्सिस पे करंट रखा हम लोगों ने, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन आई। v अपॉन आई क्या होता है, r होता है भाई। तो ये स्लोप जो है रेजिस्टेंस का है, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है भाई। और स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब भाई देखिए ना, स्ट्रेट लाइन ये स्लोप ही है ना। तो भाई जैसे मैंने एक्स एक्सिस पे मतलब वोल्टेज भाई मान लो मैंने 1 वोल्ट बढ़ाया भाई, 1 वोल्ट वोल्टेज में चेंज किया, पहले 0 था अभी 1 वोल्ट किया भाई, तो भाई मेरा करंट भी कितना चेंज होगा ये कैसे पता चलेगा, ये स्लोप ही तो बता रहा है ना भाई, क्योंकि इसी लाइन को पकड़ के चलेंगे। लाइन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इन्फिनाइट छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बने होते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट है ना भाई, सब पॉइंट को एक साथ जोड़ेंगे तो भाई हम लोग का ये स्ट्रेट लाइन बनता है। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने एक्स एक्सिस में 1 वोल्ट का चेंज किया है, तो वाई एक्सिस में कौन कितना चेंज होगा, कौन बताएगा, स्लोप ही तो बताएगा भाई। इसी लाइन को पकड़ के चलना ना, इसी लाइन के हिसाब चलना भाई। तो इसमें इतना चेंज किया, यहाँ पे हैं आप, तो सीधी सी बात है इस लाइन के ऊपर जाइए, तो ये लाइन क्या बता देगा आपको, वाई को बता दे भाई, वाई में इतना चेंज होगा। उसी तरीके से अगर आपने एक्स एक्सिस में इतना चेंज किया भाई, तो इस लाइन के साथ चलिए ऊपर जाइए और ये बताएगा कि भाई वाई में इतना चेंज होगा, ठीक है। तो ये भाई स्लोप कुछ नहीं, आपका चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स होता है भाई। अब चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई भाई, ठीक है ना। मतलब इसमें चेंज करने से उसमें कितना बदलाव हो रहा है, या फिर उसमें चेंज करने से इसमें कितना बदलाव हो रहा है भाई, ये स्लोप बताता है आपका, ठीक है भाई। स्लोप हमेशा ये कांस्टेंट होता है भाई, ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्लोप आया ना आपका m इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। क्यों भाई कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जिस रेशियो से आप इधर चेंज कीजिएगा ना, उसी रेशियो से आपका करंट भी चेंज हो जाएगा भाई। जैसे मैथ्स में आपने रेशियो पढ़ा होगा ना भाई, रेशियो में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं m इक्वल टू यहाँ पे वी अपॉन आई है ना, तो भाई मान लेते हैं वोल्टेज मेरा 10 है और करंट भाई मान लेते हैं मेरा यहाँ पे 2 है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वोल्टेज को मैं मान लेते 10 गुना बढ़ा रहा हूँ भाई, अभी समझना, वोल्टेज भाई मान लेते मैं 10 गुना बढ़ा है और करंट भी 10 गुना बढ़ा है भाई, तो दोनों कट के भाई क्या मिलेगा, हमेशा 10/2 ही तो मिलेगा। और वही अगर मान लेते हैं वी अपॉन आई है, इस बार भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इसको रहने न्यूमरिक वैल्यू छोड़ दिया ना, न्यूमरिक वैल्यू मत लेके चलिए, आप सीधे चलिए, वोल्टेज अपॉन करंट था भाई, तो वोल्टेज को मैं 10 गुना बढ़ा रहा हूँ, करंट को भी 10 गुना बढ़ा रहा हूँ भाई, तो कट के क्या मिलेगा, अगेन वी अपॉन आई मिलेगा। इस बार भाई मान लेते हैं वोल्टेज में भाई मैं 5 से भागा दे रहा हूँ, मतलब 5 गुना कम कर रहा हूँ, 5 टाइम 1/5 कर दे रहा हूँ भाई, और करंट में 1/5 कर दे रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, v अपॉन 5 ऊपर आ जाएगा, आई नीचे आ जाएगा, कट जाएगा भाई, अगेन क्या आएगा, v अपॉन आई आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा हूँ ना भाई कि स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि भाई जिस रेशियो से यहाँ पे चेंज किया है ना, उसी रेशियो से करंट में भी चेंजिंग आएगा। तो दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो भाई हमेशा ये कांस्टेंट होगा, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ना भाई, ये हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर एक पॉइंट का जो वैल्यू होगा हमेशा कांस्टेंट मिलेगा भाई। समझ में आया, बोलिए। तो ये सब बेसिक चीज़ है भाई, आगे बढ़ते हैं। सिग्नल सिस्टम का पार्ट है ये, सभी ये सब बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई हम लोग का अल्फा का वैल्यू स्लोप के टर्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इसने बोला ना कि भाई जब हम लोग का यहाँ पे अल्फा नॉट 0 था, यहाँ पे आर नॉट भी 0 लेना, हमेशा बता रहा हूँ मैं कि भाई 0 डिग्री, यहाँ पे जब रेजिस्टेंस 0 का लिया तो अल्फा भी 0 का लेंगे। उसी तरीके से भाई मान लेते हैं अगर अल्फा किसी टी का है, मतलब यहाँ पे भाई अल्फा का वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का है, तो भाई उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है आपको। फिर क्लियर हो रहा है, ये दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए भाई, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऊपर वाला तो भाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा दोनों में, क्योंकि स्लोप बताया ना जस्ट कांस्टेंट होता है। क्लियर हुआ भाई, ऊपर वाले ग्राफ में देखिए ना, ऊपर वाले ग्राफ में मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पे जैसे 0 डिग्री पे जो है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट है भाई, ये पूरा रेजिस्टेंस मिल रहा है मेरे को, उसको मैं आर नॉट बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसको मैं अल्फा नॉट बोल रहा हूँ। टी डिग्री आगे जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरे को आर टी मिल रहा है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसको मैं अल्फा टी बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि ये टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। क्लियर हो रहा है, न्यूमेरिकल करें तो बेटर तरीके से समझ में आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, स्लोप दोनों में कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ये सब कुछ खास नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को यूज़ करके, जैसे यहाँ से देखिए भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन स्लोप इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए नॉट इंटू आर नॉट, और इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू ये आ जाएगा आपका ए वन इंटू ए टी है ना, ए टी अल्फा टी भाई, ठीक है ना, अल्फा टी इंटू आर टी। भाई दोनों में स्लोप बराबर है तो स्लोप बराबर स्लोप कर देते हैं, क्या हो जाएगा, दोनों इधर आ जाएगा ए नॉट इंटू आर नॉट, ये हो जाएगा ए टी इंटू आर टी। तो भाई यहाँ से मुझे बताइए अल्फा टी का मान, कि भाई अल्फा टी का मान निकालना चाहते हैं ना हम लोग, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भाई अल्फा टी का मान कैसे निकालेंगे, तो अल्फा टी इक्वल टू क्या आ जाएगी, हो जाएगा अल्फा नॉट इंटू आर नॉट डिवाइडेड बाय आर टी भाई। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा बात को। जैसे यहाँ पे मैंने बोला भाई कि टी डिग्री पे भाई रेजिस्टेंस आर टी है, तो भाई मुझे इस अल्फा टी का मान चाहिए, तो इसके लिए कुछ ना फॉर्मूला चाहिए ना हम लोग को, तो ये फॉर्मूला भाई मैंने ड्राइव कर दिया यहाँ पे। क्लियर है। अब जैसे क्या होता है कि भाई किसी किसी केस में आपका आर टी का वैल्यू नहीं दिया हो, यानी आर टी पे भाई कितना रेजिस्टेंस है वो नहीं दिया होगा, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, अल्फा नॉट आर नॉट वैसे छोड़ दिए, इसका फार्मूला भी जस्ट बता था, आर टी इक्वल टू होता है आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा नॉट टी टू माइनस टी वन भाई, सही बात है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आर टी है ना, तो आर टी का क्या लिख सकते हैं, आर नॉट वन प्लस अल्फा नॉट टी टू माइनस टी वन भाई, तो आर नॉट कट जाएगा, तो भाई यहाँ से हम लोग का एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया वन प्लस अल्फा नॉट टी टू माइनस टी वन भाई। ये मेरा एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया किसका, अल्फा नॉट का, किसी भी अलग अलग टेम्परेचर पे निकालने के लिए भाई। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ अल्फा नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए भाई, और चेंज इन टेम्परेचर पता होना चाहिए, तो भाई आप नया अल्फा नॉट मतलब अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी अदर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है ना, आपके किताब में यही चीज़ किया हो भाई, देखिए ध्यान से, यही तो लाया है इसने, ठीक है। अल्फा वन, तो अल्फा वन भाई टेम्परेचर टी वन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन, तो भाई टी टू क्या है, टी टू मेरा 0 डिग्री है, ये तो टी हो जाएगा, ये 0 है ना भाई, समझ में बात को। तो अभी जो फार्मूला पीछे ड्राइव किया वही है भाई, देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसने एक ये फार्मूला किया था और पीछे था भाई, तो स्लोप बराबर स्लोप किया ना, यहाँ पे देखिए ए नॉट इंटू आर नॉट इक्वल टू ए वन इंटू इतना भाई, यहाँ पे इसने ए वन आर वन मान के चला है भाई, हम लोगों ने वहाँ पे ए टी मान लिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी के टर्म में निकाल दिया ना, ए वन ए टू क्या होता है, ऐसे क्यों करेंगे हम लोग, अपना जनरल फार्मूला लगाने भाई किसी भी टेम्परेचर के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हम लोग का ये यही तो इक्वेशन सॉल्व किया ना भाई पीछे में, दोनों को बराबर करके यहाँ से भाई मेरा आर वन कितना आएगा, ये अल्फा वन कितना आएगा, अल्फा वन हो जाएगा इधर इतना, ये नीचे आर वन, आर वन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी वन की बात हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने, आर नॉट कट जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा आपका, ठीक है। हम लोगों ने वहाँ पे टी के लिए बात किया है भाई किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, यहाँ पे टी टू माइनस टी वन कर लीजिए, यही तो है। तो ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है ना भाई, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है, अल्फा नॉट वन प्लस अल्फा नॉट टी टू माइनस टी वन। क्लियर है। तो भाई ये हो गया आपका, इसी तरीके बोल रहा है एक टी वन टेम्परेचर पे इतना भाई, उसी तरीके से सिमिलरली बोला ना भाई कि अगर दूसरे टेम्परेचर पे चाहिए आपको तो भाई यहाँ पे टी टू हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन करे भाई, तो टी वन मेरा 0 है और टी टू मेरा टी टू के बराबर है भाई। तो ये सब भाई ध्यान नहीं देना, पीछे ऑलरेडी बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, एक मिनट भाई बैटरी कितना है, देखिए फटाफट करते हैं भाई। तो ये मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ना भाई, तो मान लेते हैं कि भाई मेरा ये है, एक बार मैंने T1 पे निकाला और एक बार भाई मैं रेजिस्टेंस T2 पे निकालना चाहता हूँ, ये मेरा T इक्वल टू 0 था भाई। तो T1 के लिए भाई अगर मतलब यहाँ का मुझे एक तरीके से टेम्परेचर कोफिशिएंट चाहिए, तो भाई इसको क्या लिखूँ, अल्फा वन बोलूँगा ना, तो अल्फा नॉट डिवाइडेड बाय वन प्लस अल्फा नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 मतलब फाइनल माइनस 0 भाई, T1 में से T घटाएंगे ना भाई तो अगेन T1 ही तो आएगा, वही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ आपको कब से। और यहाँ पे भाई टेम्परेचर T2 है, T2 पे भाई आपको निकालना है अल्फा टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा नॉट तो 1 प्लस T2 माइनस T1 भाई। तो ये पूरा लेंथ में से ये 0 हटाएंगे भाई, क्या बचेगा यहाँ पे T2 ही तो बचेगा, समझ में आया। तो ये इक्वेशन 1 है मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है भाई। इन दोनों इक्वेशन का रेसिप्रोकल लेकर के सेकंड में से फर्स्ट को घटा रहे भाई, तो LHS में रेसिप्रोकल लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना, तो भाई रेसिप्रोकल ले लिया LHS का, माइनस इसका भी रेसिप्रोकल लेना है और घटाना भाई, इसका रेसिप्रोकल लीजिए 1 प्लस अल्फा नॉट T2 डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट, माइनस इसका रेसिप्रोकल लीजिए 1 प्लस
अल्फा नॉट T1 डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट, माइनस ब्रैकेट बंद किया भाई, माइनस साइन आ गया ना, तो एलसीएम ले लीजिए अल्फा नॉट, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा नॉट T2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस अल्फा नॉट T1 भाई, तो 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा अल्फा नॉट कॉमन ले लेते, ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय अल्फा नॉट कट जाएगा भाई, यानी इधर LHS इक्वल टू क्या आ गया, इधर आपका है 1 बाय अल्फा 2 माइनस 1 बाय अल्फा 1 इक्वल टू T2 माइनस T1, ये क्या ना T2 माइनस T1 भाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं 1 बाय अल्फा 2 को वैसे रहने देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं भाई, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 जरा प्लस 1 बाय अल्फा 1, सही बात है। अब दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 और ये हो जाए भाई आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फा 1 भाई, इसके आगे कुछ नहीं तो भाई ये पूरा टर्म है ना, तो इसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना भाई, रेसिप्रोकल तो पलट जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1 भाई। तो ये एक मेरा फार्मूला आ गया, जिसमें देखिए ऊपर वाला जो फार्मूला था भाई, ऊपर वाला जो फार्मूला था ना ये, इसमें क्या है कि भाई आपको हमेशा अल्फा नॉट का वैल्यू पता होना चाहिए इनिशियल, यानी 0 डिग्री पे भाई कितना एक तरीके का टेम्परेचर कोएफिशिएंट था उसका वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाके भाई आगे का किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप निकाल सकते हैं। जैसे पहला इक्वेशन भाई T1 पे चाहिए तो भाई आपको अल्फा नॉट का वैल्यू चाहिए ना, 0 पे कितना है वो पता होना चाहिए। अगर आपको T2 पे चाहिए अल्फा 2 का वैल्यू चाहिए तो भाई अगेन यहाँ पे अल्फा नॉट का वैल्यू चाहिए। लेकिन भाई अभी जो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया ना, इसमें देखिए इसमें हम लोगों ने अल्फा 2 का वैल्यू निकालना है, लेकिन भाई इसमें कहीं पे भी अल्फा नॉट का जिक्र हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है भाई, अल्फा नॉट तो यहीं पे खत्म हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपको अल्फा 2 का वैल्यू चाहिए, इस चीज को बाईपास किया, इसका वैल्यू अगर नहीं दिया है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला गई भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा 2 अल्फा 1 का वैल्यू दिया होगा तो अल्फा 2 आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, बोलिए। तो यही चीज आपके बुक में यहाँ पे किया भाई, देखिए अल्फा 2 का वैल्यू निकाला ना 1 बटा अल्फा 1 प्लस T2 माइनस T1 भाई। तो ओवरऑल ये चैप्टर आपका खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसने समरी दिया भाई, पहला इक्वेशन ये ड्राइव किया हम लोगों ने, दूसरा भाई हम लोगों ने ये इक्वेशन ड्राइव किया, इसको सही कर लीजिए T2 माइनस T1 भाई, ठीक है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे T2 माइनस T1, ठीक है। और ये तो भाई इसका कोई नीड ही ना, इसमें डालेंगे तो भाई ये आ जाएगा अपने आप, ये A1 A2 करने का कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है, ये समझा दिया ऑलरेडी। और एक लास्ट वाला जिसमें आपको अल्फा नॉट बाईपास करना हो, ठीक है भाई। और लास्ट वाला समझाया था भाई कि जो रेजिस्टिविटी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जो है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, आपका भाई रेजिस्टिविटी भी यानी रो भी जो है आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ भाई, तो वही लिखा है ना। और अभी तक हम लोगों ने बात करनी है ना अल्फा का वैल्यू क्या है, ये पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी तरीके से भाई रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा ना द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर, ठीक है ना, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। एक मिनट भाई अभी तक हम लोगों ने बात किया ना अल्फा नॉट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, ये रेजिस्टेंस के लिए डिफाइन है भाई, कैपिटल R। लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पे रो 1 देखें, यहाँ पे ये सिंबल होता है भाई, ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भाई, रेजिस्टिविटी अलग अलग चीज है भाई दोनों, ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टिविटी है, समझ में आया। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग इस तरीके रो से डिफाइन करते हैं भाई। जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए डिफाइन किया सारा फार्मूला यहाँ पे सेम लगेगा। क्लियर हुआ, देखिए रो नॉट क्या है, रो नॉट है भाई रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट 0 डिग्री, रो टी क्या है भाई, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटालिक कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस भाई। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नोट डाला, नोट दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा नॉट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया भाई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एक सेशन भाई पूरा न्यूमेरिकल कहीं कर लेंगे भाई। देखिए हम लोग ये पावर सिस्टम पढ़ना, फ्यूज प्रोटेक्शन में पढ़ते हैं ना, फ्यूज, और सबसे सिंपल प्रोटेक्शन क्या है भाई, सस्ते दाम में कम पैसे में भाई फ्यूज है। तो भाई फ्यूज में आपको पता है कि भाई हम लोग का जैसे कार्टेज फ्यूज है ना भाई, किटकैट फ्यूज जो होता है, तो भाई या फिर भाई HRC फ्यूज होता है ना भाई, इसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, इसमें पाउडर फिल किया हुआ रहता है। क्लियर हुआ। तो भाई समझिए कि ये जो वायर है ना, ये वायर
तो भाई इसके रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रो इक्वल टू एल अपॉन एरिया। तो भाई फ्यूज की अगर बात करें भाई, तो हम लोग को रेजिस्टेंस हाई चाहिए ना, ताकि भाई जो भी इसका रेटेड करंट होगा उससे जैसे ही अधिक करंट आएगा तो भाई आई स्क्वायर आर के कारण क्या हो जाएगा, तुरंत एक्स्ट्रा हीट पैदा होना चाहिए और मेल्ट होना चाहिए भाई। यानी मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए भाई, मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई चाहिए भाई। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए ना, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, फ्यूज वायर का जो फ्यूज एलिमेंट बोलते हैं, इसका रेजिस्टेंस मुझे बहुत ज़्यादा हाई चाहिए भाई। तो रेजिस्टेंस हाई करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को भाई मैं ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई किटकैट फ्यूज में लेंथ कितना है, बहुत छोटा है ना भाई, हम लोग लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि लेंथ मेरे हाथ में नहीं है, कि भाई लेंथ के अकॉर्डिंग अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो लेंथ मेरे को बहुत लंबा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसको बढ़ाएंगे तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ को भाई मैं बड़ा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। एरिया, तो भाई मुझे पता है कि भाई हम लोग इसको जल्दी मेल्ट करवाना चाहते हैं भाई, तो मेरे को पतला वायर यूज़ करना पड़ेगा भाई। पतला वायर यूज़ करें तभी तो तुरंत भाई वो मेल्ट होकर पिघल जाएगा, टूट जाएगा। तो एरिया मेरे को कम से कम रखना है, तो भाई एरिया कम करने से भाई रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नहीं ये मेरा बेनिफिट है भाई। एरिया कम कर रहे हैं, कम करने से और कम करेंगे तो भाई यहाँ पे बेनिफिट भी तो हो रहा है कि भाई जल्दी एक तरह मेल्ट हो जाएगा। तो एरिया कम कर दे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो भाई ये एरिया जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है यहाँ पे। लेंथ बेनिफिशियल नहीं भाई, क्योंकि लेंथ हम लोग बढ़ा ही नहीं सकते ना ज़्यादा, समझे, फिजिकल लिमिटेशन है। अब अच्छा क्या, सिर्फ और सिर्फ रो भाई, यानी अगर आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत लार्ज चाहिए तो भाई मुझे यहाँ पे रो का वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज चाहिए होगा, ठीक है। और रो आपको पता भाई कि मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है। इसका मतलब क्या, हम लोग अपने फ्यूज वायर के लिए कोई भी वायर यूज़ नहीं कर सकते भाई, किसी भी मटेरियल का वायर यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल मटेरियल का यूज़ करेंगे। अब क्योंकि भाई प्योर की बात करते हैं, प्योर मेटल, जैसे कॉपर एल्युमिनियम में से भाई इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है भाई, यानी इसका रेजिस्टिविटी भाई रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, समझे। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे हाई चाहिए ना, तो रो को हाई चाहिए, तो भाई यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलॉय यूज़ करते हैं भाई, ठीक है। और एलॉय में भी कौन सा, Sn प्लस PV भाई, Sn प्लस PV, ठीक है ना, क्योंकि इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है। तो भाई पतला सा वायर और छोटे से लेंथ में ये रो जो है, रो एक हीरो की तरह काम करता है। ये रो इतना सफिशिएंट होता है कि भाई इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लार्ज कर देगा, और जैसे इसमें भाई एक रेटेड करंट से अधिक करंट बहेगा तो भाई तुरंत क्या हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट पैदा होगा भाई तुरंत मतलब मेल्ट हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना, Sn प्लस PV इसको क्यों यूज़ करते हैं कि भाई इस एलॉय का जो रेजिस्टिविटी होता है वो काफ़ी हाई होता है भाई। तो छोटे से लेंथ वाले वायर में भी, और भले इसका एरिया पतला हो भाई, है ना, ऐसे एरिया पतला तो भाई ये तो रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, लेकिन फिर भी समझिए कि छोटे से लेंथ के चलते हुए क्या है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है भाई हम लोग को। क्लियर हो गया। बाकी हम लोग भाई नेक्स्ट सेशन बात करेंगे। अच्छा अभी बैटरी है भाई 17 मिनट है, 17 मिनट का रिकॉर्डिंग हो जाएगा अभी। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल करेंगे, खासकर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता ना, जब मैं मान लेते केस 1 में आपका रेजिस्टेंस का लेंथ था भाई L और इसका रेजिस्टेंस था रो, सॉरी इसका भाई मान लेते लेंथ L था, रेजिस्टेंस R था भाई, है ना। अब सेकंड केस में बोले एरिया A था, अब सेकंड केस में बोलता है भाई कि लेंथ को मैंने 3 गुना बढ़ा दिया भाई, मतलब 3 गुना खींच के बड़ा कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया भाई, ठीक है। 3 टाइम्स यहाँ पे लेंथ बढ़ा दिया गया खींच करके। और एरिया भाई मान लेते हैं, एरिया में भाई आपका जो भी है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है भाई, तो ये सब क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया। और बाकी प्रैक्टिस करने के लिए भाई, यानी रेजिस्टिविटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भाई, ये बुक में आपका ऑलरेडी पूरा करवा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपने बाय कर रखा है, एनरोल कर रखा भाई, तो सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए इसको। यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हम लोग पास एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा भाई अलग अलग टेम्परेचर पे, 20 डिग्री पे भाई कितना रेजिस्टेंस शो करता है, 18 ओम का। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 50 डिग्री पे इसको लेके जाते हैं भाई, कितना रेजिस्टेंस शो करता है, 20 ओम का। अब बोलता है फाइंड इट्स मीन टेम्परेचर राइज, भाई कितना मीन टेम्परेचर राइज बोल रहा है, ठीक है ना, टेम्परेचर कितना राइज हो ये बताना है आपको। व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 21 ओम, भाई 21 ओम पे भाई आपका, और 21 ओम पे भाई आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, मतलब भाई रूम का, जिस रूम पे आप रह रहे हैं भाई वहाँ का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री है भाई। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं भाई, ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव बुक है तो भाई इस तरह के क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल मान लेते हैं भाई कि पहले केस को लेते हैं। पहले केस में क्या है भाई, हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है, RT इक्वल टू होता है R0 इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट T2 माइनस T1 भाई, सही बात है। तो भाई 18 डिग्री दे रखा है भाई, तो RT की जगह मैंने 18 लिख दिया, क्यों भाई हम लोग 20 डिग्री पे ना, 0 डिग्री पे छोड़ना है, ये R0 का मतलब है 0 डिग्री वाला रेजिस्टेंस भाई, ध्यान देना आपको, ठीक है। तो RT की जगह लिख दिया भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर 18 डिग्री की बात की, 20 डिग्री की बात कर रहे हैं भाई, तो 20 डिग्री पे मेरा रेजिस्टेंस 18 ओम था, R0 को छोड़ दिया, अल्फा नॉट को छोड़ दिया, यहाँ पे T2 माइनस T1 कितना है, 20 डिग्री भाई, तो 20 डिग्री पुट कर दिया। सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या है, जब हम लोग का 50 डिग्री पे है तो 50 डिग्री पे कितना शो कर रहा है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है भाई। तो अगेन इस वाले फॉर्मूले RT कितना है 20 ओम, यहाँ देखिए ना, यहाँ RT भाई
यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 20 ओम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। आर नोट को वैसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने, 1 प्लस अल्फा नोट भाई पता नहीं, वैसे ही छोड़ दिया। T2 माइनस T1 भाई यहाँ पे कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना, 50, मतलब 0 से आप कहाँ चलेगा, 50 पे है भाई। ठीक है, और अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे में देखा था ना भाई, रेशियो वाला आर नोट बराबर आर नोट करके प्रूफ किया था यहाँ पे फॉर्मूला। देखिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रूफ किया ना, यही वाला फॉर्मूला लगाया भाई यहाँ पे, आर नोट बराबर आर नोट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का रेशियो ले लिया भाई, तो जो जो कटेगा आर नोट कट जाएगा, दोनों का रेशियो आर नोट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई बचा गया सिर्फ एक वेरिएबल बचा अल्फा नोट, यहाँ से अल्फा नोट का वैल्यू निकाल दिया, इतना क्लियर हो गया। यानी ये जो आपका जो भी वायर है भाई, जो भी मटेरियल उसका भाई हम लोग को अल्फा का वैल्यू पता चल गया। ठीक है, और ये क्या बताता है कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करे भाई तो इतने रेजिस्टेंस से चेंज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस में इतना चेंज आएगा 0.004। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड इट्स मीन टेम्परेचर राइज व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 21 ओम, यानी थर्ड केस में अब रेजिस्टेंस कितना है, 21 ओम है भाई। तो फिर से फॉर्मूला RT इक्वल टू 1 प्लस RT इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 भाई, क्लियर हुआ। तो अब देखिए RT की जगह मैंने 21 लिख दिया, आर नॉट को वैसे लिख दिया भाई 1 प्लस, अब यहाँ पे भाई अल्फा का वैल्यू निकाल रखा था भाई वैसे ही, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर T लिख दिया भाई। यानी यहाँ से मुझे क्या पता चल जाएगा बताइए। अब फिर से देखिए, ये मेरा थर्ड इक्वेशन है ना, ये थर्ड इक्वेशन है भाई। देखिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन था, दोनों का रेशियो लेकर के भाई मैंने यहाँ पे अल्फा नॉट निकाल दिया, सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो थर्ड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों का रेशियो लेते हैं, दोनों का रेशियो लिए, इससे इसका भी रेशियो ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगेन देखिए अल्फा आर नॉट कट जाएगा भाई, ये देखिए ना, ये तीसरा इक्वेशन था ना, तो 21 था, ये पहला इक्वेशन है भाई, ये काट दिया, आर नॉट खत्म हो जाएगा। और यहाँ भाई मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता चला था अल्फा नॉट को वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, देखिए पुट किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है T, तो यहाँ से T निकल जाएगा भाई, यानी 21 ओम जो है कितने टेम्परेचर पे मिल रहा है, तो 21 ओम जो है आपका 65 डिग्री टेम्परेचर पे मिल रहा है भाई। समझ में आया बात को, ये जो 21 डिग्री है, सॉरी 21 ओम का जो रेजिस्टेंस है भाई, ये आपको 65 डिग्री टेम्परेचर पे मिल रहा है। लेकिन इसने बोला भाई कि आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री है भाई। तो ओवरऑल एक्चुअल चेंज कितना हुआ, एक्चुअल चेंज कितना हो भाई, आप पहले 0 पे थे, ठीक है भाई, 0 से आगे गए 18 डिग्री, कितना 20 डिग्री है ना, ध्यान समझिए, 20 डिग्री पे गए भाई, तो 20 डिग्री पे जो मिला ये 18 ओम का मिला। फिर और आगे गए, कितना है 50 डिग्री भाई, तो 50 डिग्री पे कितना मिल रहा है, 50 डिग्री पे आपको 20 ओम मिला भाई। और आगे गए कहाँ, 21 पे, एक मिनट यहाँ पे 65 पे भाई, 65 डिग्री निकाला ना अभी जस्ट, 65 डिग्री सेल्सियस भाई, यहाँ पे आपको 21 ओम मिला, क्लियर हुआ। लेकिन जो 65 डिग्री है ना भाई, तो 65 डिग्री का सराउंडिंग भी बता रखा भाई कि 65 डिग्री ठीक है आपने टेम्परेचर में राइज किया, लेकिन आप खुद एक क्या है, एक रूम में है भाई, एक कमरे में काम कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप एक खुद कमरे में है और इस कमरे का जो सराउंडिंग टेम्परेचर वो कितना है, 15 डिग्री है भाई, ठीक है। तो भाई एक्चुअल में आपने 65 डिग्री का चेंज किया, लेकिन भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर भी तो देखना पड़ेगा ना, सराउंडिंग में पहले से ही 15 था भाई, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ भाई, 65 में से 15 घटाएं, 50 डिग्री का चेंज हुआ भाई, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, ये सब्जेक्टिव बुक है ना, इसलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, आपको एमसीक्यूज के हिसाब से रहना भाई, FAPYQ के हिसाब से रहना है। तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया भाई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेजिस्टेंस वाला न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए भर के न्यूमेरिकल दिया भाई, तो ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है, सब काफ़ी लेंदी है, ये सब पूछता भी नहीं है। अब नेक्स्ट सेशन में भाई आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देख लेते हैं और क्या इसमें ओम्स लॉ बचा हो भाई, एक ओम्स लॉ बचा हुआ है, ओम्स लॉ करेंगे, एक मिनट रुकिए, सही है ओम्स लॉ ही है, ओम्स लॉ चलेगा भाई नेक्स्ट सेशन में।